हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से परिवार बोधि इंस्टीट्यूट पर। तो आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ज्योग्राफी की, यह लैंड फॉर्म के आगे की ही क्लास है। जैसे पिछले लेक्चर में हमने देखा कि जो आपके एक्सोजेनेटिक मूवमेंट्स होते हैं, एक्सोजेनेटिक जो आपके फोर्सेस के कारण होने वाला अर्थ पर जो मूवमेंट होता है, उसमें ही एक प्रोसेस था हमारा अपरदन। तो उस इरोजन के प्रोसेस में हमने कल के लेक्चर में समझ लिया था कि देखो भैया, इरोजन यानी कि अपरदन और निक्षेपण के बाद में जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। प्रश्न एक तो सीधा आ सकता है कि इरोजन के दौरान जो कार्य किया जाता है, कौन कौन से कार्य होते हैं, जो उसके फैक्टर्स होते हैं। और फैक्टर में हमने देखे पवन होता है, उसका एक फैक्टर, समुद्री तरंगे होती हैं। इसके अलावा आपका फैक्टर और क्या हो सकता है भैया, हिमनद हो सकता है, ग्लेशियर हो सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर हैं जो कार्य करते हैं लैंड फॉर्म के या उस टोपोग्राफी के निर्माण में। क्लियर है, ये समझ में आया था। तो कल के लेक्चर में हमने एक टोपोग्राफी को समझा था, एक स्थलाकृति को हमने समझ लिया था। नदी के द्वारा जो भी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, तो बोले वहां एक फैक्टर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अच्छे से अगर समझ लिया होगा तो जो उसके बैकग्राउंड में चीजें भूमिका के तौर पर बताई जाती है ना, भूमिका के तौर पर बोले तो क्या, जैसे स्थलाकृति के निर्माण के पहले जो अपर्दन की क्रिया होती है, उस अपर्दन की क्रिया में जो हमने देखा, नदी का वेग हो, चाहे अपघर्षण हो, चाहे सन्निघर्षण हो, ये तीन प्रोसेस होते हैं। जहां पर आपको आपने देखा होगा कि एक तो जो पहले इरोजन होता है, नदी के जल का जो वेग होता है, उसके कारण नदियां घाटी को तोड़ती हैं। दूसरा हमने देखा था जो सन्निघर्षण अपघर्षण, एक में नदी और अवसाद मिलकर तोड़ते हैं। तीसरा एक प्रोसेस होता है इरोजन में, जब अवसादों की ही टकराहट आपस में होती है। तो ये तो हर जगह होगा, होगा कि नहीं भैया, बताओ। जब हिमनद के द्वारा होगा तो हिमनद ग्लेशियर्स के द्वारा जब होगा इरोजन, तो वहां ग्लेशियर तोड़ेंगे, उसके बाद ग्लेशियर और अवसाद मिलकर, और ग्लेशियर के साथ जो अवसाद जा रहे होंगे, अवसाद मिलकर तोड़ेंगे। इरोजन का प्रोसेस हर जगह सेम होगा। तो कहीं पर भी भूमिका के तौर पर चीजें बतानी होगी, तो भूमिका के तौर पर वही प्रोसेस काम करता है जो नदी के दौरान इरोजन में बताया गया था। क्लियर। यहाँ ये समझाने का मतलब ये है कि अगर पिछला वीडियो देखा होगा लेक्चर, तो बहुत इजीली समझ में आएगा। और लेक्चर देखने वालों की संख्या देखो कैसे कम होती है, वैसे ही कम होती है जैसे पीटी में फॉर्म पढ़ते हैं 5 से 10 लाख, मेंस आते आते देते हैं 8 से 10 हजार, फिर इंटरव्यू आते आते देते हैं 3 हजार। तो ऐसे ही संख्या लेक्चर देखने वालों को भी घटती रहती है कि जैसे मेंस में रेगुलरिटी जो मेंटेन नहीं रहती है। तो कोशिश करो कि रेगुलरिटी मेंटेन रखो, आखिरी में जाकर के वही रिजल्ट में भी दिखाई देते हैं। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर जो रहने वाला है। पहले एक फ्रेमिंग समझ लेते हैं कि क्या पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो समुद्र तरंगों के द्वारा जो लैंडफॉर्म्स बनेंगे आपके, यानी कि सी वेव्स के द्वारा। दूसरा हम देखेंगे ग्लेशियर के द्वारा जो स्थलाकृतियां बन रही हैं वो। तीसरा पार्ट होगा ग्लेशियर देख लेंगे, सी वेव्स देख लेंगे। इसके बाद में देखो तीसरा पार्ट कौन सा है इसमें शामिल, देखो पवन वाला हाँ इसमें शामिल नहीं किया है। ठीक है, तो इसमें जो शामिल किया गया है ग्लेशियर ही शामिल किया गया है, एक सेकंड। और दूसरा जो शामिल किया गया है वो सी वेव्स वाला शामिल किया गया है पार्ट। ठीक है, फिर काष्ठ स्थलाकृतियां भी इसमें हम देखने जा रहे हैं। काष्ठ स्थलाकृति समझ रहे हो, जो चूना पत्थर की चट्टाने होती हैं, चूना पत्थर पत्थर जहां पर होता है, तो उसके कारण, उसके घुलने के कारण वह कौन सी स्थलाकृतियों का वहां पर निर्माण होता है, तो वो भी यहाँ पर समझ लेंगे। और काष्ठ जो टोपोग्राफी होती है वह भी पूछी जाती है एग्जाम में। अब चूंकि एक बार कोई अगर टोपोग्राफी पूछ ली गई है, या तो यूपीएससी में या यूपीपीसीएस में भी, जैसे पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां होती हैं, उसका पूछा जा चुका है। अब बोले जब एक पूछा गया है तो इससे संबंधित और जितने फैक्टर्स हैं, हमने देखा कि इरोजन में और फैक्टर्स जो काम करते हैं इन लैंडफॉर्म्स के निर्माण में, सभी पर एक एक दो दो पेज में अगर अपने पास नोट्स हो जाए। और कोर फैक्चुअल चीज है ये। कोर फैक्चुअल बोले तो ये जो चीजें यहाँ पर, जैसे स्थलाकृति का जो नाम दिया जाएगा, उस नाम को याद रखना हमारे लिए जरूरी है, और उसको कैसे हम यहाँ पर अपनी कॉपी पर फिगर बना सकते हैं। क्योंकि जो भी लैंडफॉर्म का निर्माण हो रहा है, एग्जामिनर को आपने डिस्क्राइब किया, थोड़ा सा बताया, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें होता है कि वही टोपोग्राफी आप बनाकर उस लैंडफॉर्म को एग्जामिनर को इन ब्रीफ जल्दी से दिखा भी दो, तो वहां पर आपका इंप्रेसिव ज्यादा हो जाता है आंसर। दूसरी बात ये रही कि यहाँ हम वही सीखेंगे कि कैसे हम कॉपी पर बना सकते हैं उस फिगर को। देखो यार, फिगर बना करके यहाँ पर इमेज दिखा करके ये बता दिया जाए, देखो ये लैंडफॉर्म है, इसको समझ लो, तो वो तो बहुत आसान है। लेकिन क्या जो फिगर में बना हुआ है, जो टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए जो फिगर बनाया गया है, वो कॉपी पर तो बना नहीं सकते हो विद इन टाइम। वो भी जैसे 8 मिनट में अगर क्वेश्चन कंप्लीट करना है, तो विद इन टाइम कैसा फिगर बना सकते हैं, वो हम इस लेक्चर के माध्यम से उसको भी समझ लेंगे। ठीक है, शुरू करें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सी वेव्स के द्वारा जो आपकी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, उनको आगे समझेंगे यहाँ पर। उससे सबसे पहले जरूरी है कि भैया समुद्र में जो तरंगे होती हैं उनकी सामान्य विशेषताएं क्या होती हैं। अब समुद्री तरंगों के पहले टाइप्स पता होने चाहिए। टाइप्स में जैसे आप देखोगे यहाँ पर, तो सबसे पहले उसकी सामान्य विशेषताओं पर अगर सीधा प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ दिया गया कि जो ये समुद्री तरंगे दिखाई दे रही हैं जिनको लहरें बोलते हो, तो बोले इन समुद्री तरंगों की क्या सामान्य विशेषताएं हैं। बोले ये समुद्री तरंगे पहले ये बताओ कौन कौन सी होती हैं, इनके कुछ टाइप्स भी हैं क्या, प्रकार भी हैं। बोले बिल्कुल है। इनकी जो उत्पत्ति होती है, समुद्र में जो तरंगों की उत्पत्ति होती है, उन तरंगों की उत्पत्ति के बेस पर
कौन कौन से 4 प्रकार होते हैं, जिसमें एक प्रकार हम देख चुके हैं। कौन सा, याद करो, जब हमने इंडोजेनेटिक फोर्स पढ़ा था, अंतर्जात बल पढ़ा हुआ था, उस अंतर्जात बल के अंतर्गत हमने देखा था एक तरंग हमारी उत्पत्ति हो रही थी। भूकंप ज्वालामुखी जब आता है तो भूकंप ज्वालामुखी के चलते जो तरंगे बंदरगाह की ओर आ रही थी उनको बोला जाता था सुनामी तरंगे। याद आया? अगर याद आएगा तभी, जब पिछले लेक्चर सारे किए होंगे, और पिछले लेक्चर नहीं किए हैं तो जाकर कर लो अभी, तो तुरंत आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो देखो सुनामी जो तरंगे हैं, वो सुनामी तरंगे कब उत्पन्न हो रही थी? जब भैया अंतर्जात बल के कारण भूकंप या ज्वालामुखी घटना हो रही थी, तो जो तरंगों की उत्पत्ति हो रही थी, बंदरगाहों तक तरंगे जा रही थी और तबाही फैला रही थी, वही सुनामी कहलाती है। क्लियर? दूसरी अब देखते हैं और कौन सी बाह्य कारकों के चलते कौन कौन से और से एक्सटर्नल फैक्टर कौन से काम करते हैं इन समुद्री तरंगों की उत्पत्ति में। तो एक है पवन, तो पवन जनित जो तरंगे होती हैं, एक तो भाई पवन के चलते तरंगे उत्पन्न हो सकती हैं। दूसरा ज्वारी तरंगे, ज्वारी तरंगे कौन सी होती हैं ये भी समझा था कि सूरज और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के चलते जो तरंगे, जो टाइडल फोर्स के चलते जो टाइडल वेव्स उत्पन्न होती हैं, ज्वारी तरंगे उत्पन्न होती हैं, वो आपकी होती हैं। दूसरा प्रकार हो गया। ठीक है, तीसरा यहां पर है चक्रवाती तरंगे। भाई साइक्लोन्स वगैरह आते हैं, उसके बाद भी आपने देखा होगा जो हलचल होती है समुद्र में, तो वहां जो समुद्री तरंगे उत्पन्न होती हैं उन्हें चक्रवाती तरंग बोलते हैं। अब इन तीनों का ही प्रभाव जहां पर मिला जुला दिखाई देता है तो स्टॉर्म सर्ज कहलाता है। वो क्या बोला जाता है उसको? उसको जो भी टर्म यहां पर बताया जा रहा है उस टर्म को लिखना है और समझ लेना है, इसको कई बार पढ़ना है, कई बार पढ़कर ये सारे टर्म्स याद हो जाएंगे। तो 4 तरीके की उत्पत्ति होती है समुद्र में, तो 4 प्रकार की समुद्री तरंगे हैं। अब समझो यहां पर सामान्य विशेषता, यानी कि जनरलाइज करके आपसे पूछा जाएगा इन सभी समुद्री तरंगों की सामान्य विशेषताएं क्या है। तो जो भी ये चारों तरंगे हैं ना, इनकी सामान्य विशेषताएं आपको एक साथ जनरलाइज करके ही समझनी होंगी यहां पर जब भी लिखने को आएगा। ठीक है, जैसे सबसे पहली चीज आपको बताना है कि समुद्र की जो पृष्ठीय सतह होती है, जैसे समुद्र की जो सतह होती है वहां पर जो विक्षोभ होता है, विक्षोभ का मतलब है डिस्टरबेंस, तो जब भी कोई डिस्टरबेंस होता है उसके कारण ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है वही आपका अनुप्रस्थ तरंग के रूप में दिखाई देता है। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में क्लियर हो ना? अनुप्रस्थ मतलब होता है अनुपस्थ, मतलब यहाँ पर पस्त करती हैं। पस्त करने का मतलब यह है तरंग की जो दिशा होगी और जो कणों का कंपन हो रहा होगा वो लंबवत हो रहा होगा। याद आया? कणों का जो कंपन होगा वो तरंग की दिशा के लंबवत होता है ना? इस तरीके से तरंग आगे जा रही है इस तरीके से, और जो कण कंपन करेंगे इसके लंबवत में कंपन करेंगे। क्लियर? कहां पढ़ा था हमने? पी, एस और एल वेव्स भूकंपी तरंगे पढ़ी थी। एस वेव्स और एल वेव्स कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ऐसे समुद्र की तरंगे कैसी होती हैं? जो कि समुद्र की पृष्ठीय तल जब सतह पर विक्षोभ होता है, जब डिस्टरबेंस पैदा होता है, उसके कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वही आपकी अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। और कैसे विक्षोभ होता है अभी इसको भी आगे समझेंगे कि भैया ये उत्पन्न कैसे हो रही है। ठीक, अभी तो हमने ये यहाँ पर समझ लिया। पहली विशेषता यह है कि जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है, वही आपका अनुप्रस्थ तरंग के रूप में हो रहा है। तो अनुप्रस्थ तरंग के रूप में जब हो रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है, दूसरी विशेषता तो बहुत जनरलाइज तरीके से लिख सकते हो कि कणों का जो कंपन होगा वो तरंग की दिशा के लंबवत होगा, और उसी के चलते जब वो लंबवत कंपन दिखाई देगा तो उसी के चलते श्रृंग और गर्त का, यानी कि आपको जो ये ऊपर दिखाई दे रहा है ऊपरी भाग जो होता है तरंग का उसको बोला जाता है श्रृंग, और जो नीचे भाग है, निचला भाग है, यानी कि तरंग देखो ऐसे से जा रही है ना पानी के अंदर, तो जो ऊपर वाला पार्ट है, टॉप पार्ट है, उच्च भाग जो है उसको बोलते हैं श्रृंग, और जो निचला भाग होता है तरंग का उसको बोलते हैं गर्त। तो श्रृंग और गर्त का निर्माण होता है। कोई भी तरंग हो, चाहे सुनामी हो, चाहे ज्वारी तरंग हो, जितने चारों उत्पत्ति देखी ना हमने, उन चारों की सामान्य विशेषताएं हैं। तो बोले कणों का कंपन तरंग की दिशा के लंबवत होता है और श्रृंग और गर्त का निर्माण होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है तरंग की गति। अब देखो तरंग की स्पीड, अब तरंग की स्पीड कैसे तय होगी? बोले तरंग की स्पीड तय होती है उसके तरंग दैर्ध्य से या फिर आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी से। अब समझो यहाँ पर तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति से कैसे निर्धारित होती है। देखो कोई भी तरंग अगर आ रही है समुद्र की ओर, ठीक तट की ओर आ रही है समुद्र में, तो समुद्री तरंग की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है एक मिनट में ऐसा समझो जितनी बार एक बार में जितना कंपन होता है, ठीक एक बार में जितना कंपन होता है वही उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। और तरंग दैर्ध्य ये दो, जैसे दो श्रृंगों के बीच की दूरी उसको तरंग दैर्ध्य बोला जाता है, या फिर दो गर्तों के बीच की दूरी, जैसे एक ये गर्त है एक ये गर्त है, तो इनके गर्त के बीच की दूरी ये एक कहलाता है एक तरंग दैर्ध्य, या फिर ऊपर श्रृंग दोनों दिख रहे हैं तो दो श्रृंगों के बीच की दूरी तरंगों की वो कहलाता है एक तरंग दैर्ध्य। क्लियर? तो बोले तरंग दैर्ध्य और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ये भैया जो कंपन हो रहा होता है, जितना एक बार में जितना कंपन होगा वही उसका आवृत्ति कहलाता है। तो ये तरंग दैर्ध्य और फ्रीक्वेंसी जितनी ही ज्यादा होगी तरंग की स्पीड क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी, है ना? जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी करते हुए और ज्यादा जिसमें तरंग दैर्ध्य आपको दिखाई देंगे तो वो क्या होगा? वो तरंग की स्पीड ज्यादा होगी कि नहीं होगी? यहाँ पर देखो कंफ्यूज मत हो जाना साउंड वाले से, कि तरंग दैर्ध्य जो होता है वो आवृत्ति का विलोम अपोजिट होता है ना? लैम्डा, और वहां पढ़ा होगा ना आपने, तरंग दैर्ध्य जो है आवृत्ति का अपोजिट होता है, आवृत्ति ज्यादा होगी तरंग दैर्ध्य कम होगा, तो वहां पर जो स्पीड होती है साउंड की वो कांस्टेंट होती है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ अलग समझने की कोशिश करना समुद्री तरंग के मामले में कि तरंग दैर्ध्य और फ्रीक्वेंसी आवृत्ति दोनों ही अगर ज्यादा होंगी तो समुद्री जो तरंग है, जो वेव्स हैं, उसकी स्पीड भी ज्यादा ही होगी। क्लियर बात है?
तो ये सभी तरंगों पर लागू होता है। तो ये सामान्य विशेषता तीसरी हमने समझी। अब वहां पर डिस्टरबेंस के चलते कैसे इनकी उत्पत्ति हो रही थी इसको समझ लेते हैं। देखो बहुत आसानी से समझना एकदम। जैसे ये आपको तट दिख रहा होगा, ठीक, समुद्र का तट दिख रहा है। अब ये समुद्र है भैया, इसका जल है। अब ये जैसे ही समुद्र में आगे चलते चले जाते हैं तो क्या होता है, गहराई बढ़ती चली जाती है कि नहीं बढ़ती चली जाती है? बोले बिल्कुल चली जाती है, सामान्य सी बात है। तो बोले समुद्र के जब इस भाग में जो तरंगे उत्पन्न हो रही होंगी, यानी कि सुरंग और गर्त का निर्माण जो हो रहा होगा, जैसे ही पास में आएगी तट के तो गहराई जब कम होती जाएगी तो सुरंग तो पानी के ऊपर चला जाएगा, है ना, उठती है कि नहीं तरंग। जैसे हम बंदरगाह के किसी तट पर खड़े होकर देखो समुद्र की तरंग को, तो वहां पर उठती हुई दिखाई देती है ऐसे। तो क्या होता है, वो सुरंग होता है। लेकिन गर्त तो दिखता नहीं है, गर्त कहाँ होगा, गर्त तो नीचे होता है तरंग का। लेकिन गर्त भैया गहराई कम होने के चलते कहाँ टकराएगा, सरफेस पर टकरा जाएगा। अब जैसे सरफेस पर टकराएगा गर्त, वैसे ही टूट जाएगी। ठीक है, ये जो संरचना पीछे बन रही होती है सुरंग और गर्त की, वो टूट जाएगी। अब जैसे ही टूटेगी तो ये ऊपर का जो सुरंग है ये जाकर के कहाँ टकराता है, हमने देखा होगा कि जब आप समुद्र के किनारे कहीं पर खड़े हो ना, तो वहां पर वही गर्त जो होता है वो टूट कर, वही तरंग जो है वेव टूट कर जाकर टकराती है कहाँ, किससे, तट से। तो इस तरीके से ही समुद्री तरंगों का निर्माण होता है। क्लियर। तो तरंगे तट की ओर जब आती हैं तो यहाँ पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया कि तरंग का निर्माण कैसे हो रहा है, समुद्री तरंगे कैसे बंदरगाह क्षेत्र से या तट से आकर टकरा रही हैं और क्यों टकरा रही हैं। जैसे समुद्र के अंदर ही अगर ऐसे चलती रहती तो काहे को भैया हमें पता चलता, इतना एहसास नहीं होता। लेकिन जैसे ही गर्त टूटता है, और गर्त जैसे ही गर्त टूटता कब है, जब वो नीचे सरफेस से टकराता है, चूंकि गहराई कम हो जाती है। गहराई कम होने के बाद जैसे ही गर्त नीचे सरफेस से टकराकर टूटता है तो ऊपर जो सुरंग है वो जाकर के बंदरगाह से टकराता है। क्लियर। यही पूरी बात देखो यहाँ पर दी हुई है। ये तट की ओर जब आती हैं ये तरंगे तो गहराई कम होती है, जिससे तरंग की ऊंचाई अधिक होती है। और ऊंचाई बढ़ने के साथ ही आप समझो तरंग की गति सतह से टकराकर उसकी गति जब कम होगी तो ऊपर जो गति है तेज है, क्योंकि तुलनात्मक रूप से गर्त की स्पीड तो कम हो गई लेकिन सुरंग की स्पीड तो ज्यादा ही रहेगी, तभी जाकर के वो कहाँ टकराती है, वो एक तो यहाँ से टूट भी जाती है, संरचना टूटती है और जाकर के बंदरगाह से टकराती है। ठीक। तो इसी आधार पर समुद्री तरंगों का आपको निर्माण या समुद्री तरंगों की उत्पत्ति होती हुई दिखाई दे रही होती है। ठीक। अब यहाँ कुछ टर्म्स हैं जो क्लियर तरीके से देखो समझ लो, कैसे समझना है। ये जैसे ये लाइन दिख रही है, ये लाइन कौन सी है, ये लाइन वही है जहां तक तरंग जो है समुद्री तरंग समुद्र के अंदर चल रही होती है, मतलब नहीं टकराती है। बोले फिर इसके बाद ही जहां गहराई कम होती है, जहां गर्त जो है सरफेस से लगने लगता है, वही तरंग टूट जाती है। और तरंग जहां टूटती है उस रेखा को बोला जाता है प्रतोड़न रेखा, है ना, तोड़न रेखा नाम ही है देखो इसका, यानी कि टूट जाती है। यह प्रतोड़न रेखा वही है जहां से तरंगे जो हैं, जो वेव्स जो है वो टूट जाती हैं अपनी मूल संरचना से। तो यही आपकी प्रतोड़न रेखा कहलाती है। फिर जाकर के जो भैया टकराती हैं वो कहलाती है स्क्वाश। ठीक है, जब बंदरगाह से जाकर के तरंगे टकराती हैं तो वो स्क्वाश कहलाती है घटना। और फिर स्क्वाश ही जब वापस लौटती है तो बैकवाश कहलाती है, अद्या प्रवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, वही तरंग जब बंदरगाह तट से टकराकर जब वापस लौटती है तो उसको बैकवाश बोलते हैं। बस यहाँ नाम याद रखना। क्लियर, नाम याद रखना है, यहाँ पर ध्यान से सुन लो। जब तरंगी स्वरूप जहां से तरंग जो समुद्री तरंग है वो टूटती है जिसका प्रवाह, तो वो आपकी रेखा कहलाती है प्रतोड़न रेखा, जो यहाँ क्लियर दिख रहा होगा। और ऐसे ही मैप आपको बनाना है, फिगर भी बनाना है एग्जाम में। फिर उसके बाद जब जाकर बंदरगाह से टकराती है तो स्क्वाश कहलाती है, जब वापस लौटती है तो अद्या प्रवाह कहलाती है, जिसको बैकवाश बोला जाता है। ठीक है। और वही कुछ ऐसी तरंग होती हैं जो सीधा तट से वापस लौट रही होती हैं, वो तरंगिका कहलाती हैं। ठीक। अब यहाँ 3-4 टर्म समझे। समुद्री तरंग, समुद्र के तट के किनारे खड़े होकर के अब आराम से देखोगे तो एक-एक नाम समझ में आएगा। कैसे, हमने देखा कि समुद्र की गहराई से आ रही थी, जहां तरंगे टूट रही थी, यानी कि उसके आगे तो हमने देखा इस तरीके से सुरंग और गर्त प्रॉपर बन रहे थे। लेकिन एक जगह आता है जहां पर सुरंग और गर्त बनने खत्म हो जाती हैं। ठीक। जैसे ही गहराई, अब ऐसा समझो, जैसे ही गहराई कम होती जाएगी, गहराई कम होगी तो जो सुरंग और गर्त बनते हुए मस्त एकदम लहराती हुई चली आ रही थी तरंगे, वो गर्त टूट जाएगा और सुरंग ही आकर के बंदरगाह से टकराएगा तो स्क्वाश कहलाएगा। जो वापस चला जाएगा स्क्वाश, वो अद्या प्रवाह बैकवाश कहलाएगा। लेकिन जो तरंगे प्रत्यक्ष रूप से, मुक्त रूप से सीधे तट से वापस जाती हैं, इसके साथ बहुत सारी तरंगे होंगी जो वापस आएंगी, है ना, जब अद्या प्रवाह के साथ में वापस आएंगी, वो तरंगिका कहलाती हैं। ठीक। क्लियर, समझ में आया। और यही जो प्रतोड़न रेखा होती है ना, जहां से तरंगे टूटती हैं, यहीं पर आपने देखा होगा लोगों को वाटर सर्फिंग करते हुए, करते हैं कि नहीं लोग सर्फिंग, है ना, पैर के नीचे वो देखे होंगे सर्फिंग करते हुए, तो वो वहां पर ही करते हैं सर्फिंग जहां पर तरंग टूट रही होती है, और उसी के बाद ही वो सर्फिंग करते हुए लहरों पर आपको दिखाई देते हैं। समझ में आ गया पूरा, समुद्री तरंगों को फील कर पाए, एकदम फील हुआ होगा। समुद्र के तट के किनारे खड़े होकर के बस इतना समझना है किस तरीके से देखो समुद्री तरंगों की उत्पत्ति हो रही है, या उसकी जनरल जो स्पेसिफिकेशन है, यानी कि सामान्य जो विशेषताएं हैं वो समझ ली। इसके साथ तट पर और भी देखना कि ये तो सीधी सीधी हो गई जो तरंगे आ रही हैं, कुछ तिरछी तरंगे भी टकराती हैं आकर के, और जो तिरछी तरंगे टकराएंगी, जैसे ये तट हो गया मान लो,
ठीक है। जैसे ये तट है और तिरछी आकर के जो तरंगे टकराएंगी, तो तरंगे जो तिरछी टकराती हैं, इसके कारण जो ये तट है ना, तट इसके पैरेलल में समानांतर कुछ तरंगे फ्लो करने लगती हैं। कुछ तरंगे समानांतर में पैरेलली जो इसके सामने बहने लगती हैं, वो कहलाती है वेलांचली धारा। कौन सी धारा? वेलांचली करंट। यानी कि जो तिरछी तरंगे आती हैं, तिरछी रूप में आती हैं कुछ तरंगे, समुद्री तट से टकराती हैं, उसके बाद वेलांचली करंट की उत्पत्ति होती है। क्लियर? समझ में आया? अभी देखो ये सारे टर्म क्यों बताए जा रहे हैं, क्लियर अभी तब और ज्यादा मजा आएगा समझने में, जब तटीय स्थलाकृतियों को समझ लोगे। यानी कि इन समुद्री तरंगों के द्वारा जो कोस्टल लैंडफॉर्म्स हैं, कोस्टल टोपोग्राफी है, इसको अगर समझ लेंगे तो तभी मजा आएगा, जब पीछे सारी चीजें अब क्लियर हो गई होंगी। स्क्वाश क्लियर हो गया, बैकवाश क्लियर हो गया, वेलांचली धारा क्लियर हो गई। अभी आ जाओ, अब समझते हैं एक एक करके इसका कैसे यूज करना है, कैसे लैंडफॉर्म्स जो संरचनाएं बन रही हैं, जिनका निर्माण हो रहा है, इसको समझ भी लेंगे, याद करने में भी आसानी हो जाएगी। बोलते हैं ना, जब कॉन्सेप्ट पीछे क्लियर हो जाता है तो फिर जो टोपोग्राफी वाला है, फैक्चुअल कोर फैक्चुअल चीजें हैं, बस खाली केवल नाम नाम याद करना रह जाता है, बाकी सब एकदम समझ में आ जाता है। और वो यही प्रयास है कि वो सारी चीजें सब समझ में आ जाए, बस नाम ही केवल याद करना रह जाए। जैसे आते हैं तटीय स्थलाकृतियों पर, जो आपकी कोस्टल टोपोग्राफी है, इसको समझते हैं। सबसे ज्यादा प्रभाव कहां दिखाई देगा? पवन जनित समुद्री तरंगों पर, ठीक है। जैसे जो पवन जनित समुद्री तरंगे हैं, वहीं पर आपका अपर्दन हो, चाहे अवसादन हो, यानी कि अवसादों का स्थानांतरण हो या निक्षेपण हो, इसका प्रभाव सबसे ज्यादा रहता है। 4 प्रकार की तरंगी हैं, जिसमें सुनामी है, चक्रवाती है, ज्वारी है और आपका ये पवन जनित है। तो जिसमें और सारी तो है वो आपदा का रूप ले रही है अपने आप में, ठीक। लेकिन जो स्थलाकृतियों का निर्माण हो रहा है, कोस्टल स्थलाकृतियों का जो निर्माण हो रहा है, तटीय जो स्थलाकृतियां बन रही हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो पवन जनित तरंगों का ही है। क्लियर? ये समझाने का मतलब था। तो बोले इन पवन जनित तरंगों के ही चलते ही जो तटीय स्थलाकृतियां हैं, इनका निर्माण सबसे ज्यादा है, यहाँ प्रभाव सबसे ज्यादा है। अब इसमें जो कार्य किए जाते हैं, जैसे कभी भी अगर तटीय स्थलाकृतियों पर आ गया, इनके अपर्दनात्मक कार्यों का विशेषता बताते हुए इनकी स्थलाकृतियों की चर्चा कीजिए। अगर ऐसे प्रश्न बना दिया गया तो अपर्दनात्मक जो कार्य होते हैं वो हर जगह सिमिलर ही रहेंगे। जैसे यहाँ भी देखो, जो तरंगे आ रही हैं, जलगति की क्रिया पहले होगी, ठीक। उनकी जो जलगति क्रिया है, इसके चलते तोड़ा फोड़ा जाएगा चट्टानों को। फिर अपघर्षण होगा, अपघर्षण में भी हमने पढ़ लिया था, क्या होता है भैया, जो जल है और अवसाद है मिलकर टकराएंगे, फिर भैया इरोजन करेंगे। और सन्निघर्षण हमने देख लिया था, इसको भी समझ लिया था कल, नदी वाला नहीं देखे हो, वहां बताया तो यही था, रिपीट हो रहा है कि नहीं। तो सन्निघर्षण में क्या होगा, बोले अवसाद ही जो साथ में होंगे, दोनों लाई होंगी, जो समुद्री तरंगे वो अवसाद ही आपस में टकराएंगे तोड़कर। तो ये तो प्रोसेस हर जगह सिमिलर रहेगा। अब आते हैं स्क्वाश क्या था। स्क्वाश क्या करता है, स्क्वाश जो तरंग टूट जाती है, टूटने के बाद में फिर वो जाकर के तटीय संरचना में असंगठित कर देती है। मतलब जो किनारे तटीय तट होता है, अब तट में जो चट्टानें होती हैं उसको तोड़ देती है, तोड़ेगी तो असंगठित कर देगी। फिर उसके बाद में जो बैकवाश था ना, वो बैकवाश यानी कि अध्या प्रवाह क्या करता है, वही टूटी हुई चट्टानों को, जो असंगठित चट्टानें थी, उनको तोड़कर वापस ले जाएगा, ठीक, तोड़कर वापस ले जाएगा, आगे निक्षेपण करेगा उसका, वो अलग संरचना है। लेकिन स्क्वाश क्या करता है, चट्टानें तोड़ता है, आसान भाषा में समझो असंगठित करता है। और अध्या प्रवाह क्या करता है, अध्या प्रवाह जो है उन असंगठित चट्टानों को अपर्दित करता है और इरोजन उसमें करता है या और निक्षेपण का कार्य करता है। फिर आगे वेलांचली क्या करता है भैया, वेलांचली हमने देखा था, जब तिरछी तरंगे टकरा रही थी तो पैरेलल में जो करंट पैदा हो रही थी वो वेलांचली करंट कहलाती है। वहां भी देखो उन्हीं अवसादों को, अवसाद यानी कि चट्टानें टूट चुकी थी, अब चट्टानें टूट चुकी हैं तो उन्हीं अवसादों को यह भी निक्षेपित करने का काम करेगा, तो उसी में कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण होगा, ठीक। कैसे स्थलाकृतियां बनेंगी, कैसे, अभी हम इस वाले पार्ट को समझ रहे हैं कि जो ओशियन वेव्स के चलते जो घटनाक्रम हो रहा है पूरा इरोजन का, उस इरोजन में कैसे स्थलाकृतियां बन रही हैं। अब हम उस पार्ट पर जा रहे हैं कि कौन कौन सी स्थलाकृतियां बन रही है, ठीक। कहां जा रहे हैं हम लोग, कौन कौन सी स्थलाकृतियां बन रही है। तो सबसे पहले हमने देखा कि इरोजन के चलते पहली स्थलाकृति जो बनती है क्लिफ, ठीक। सबसे विशाल काय स्थलाकृति होती है सी वेव्स के द्वारा, समुद्री तरंगों के द्वारा अगर सबसे विशाल काय कोई स्थलाकृति बनती है तो उसका नाम होता है क्लिफ। समुद्री तट को यहाँ पर फील करने की कोशिश करना। वहीं पर और भी शब्द हैं, जैसे नॉच है, वेव कट प्लेटफॉर्म है, इनलेट या जियो है, ठीक। समझते हैं अभी, नॉच है, वेव कट प्लेटफॉर्म है, इनलेट या जियो है, ये अपर्दन के द्वारा बनने वाली, इरोजन के द्वारा, सी वेव्स के इरोजन के द्वारा बनने वाली स्थलाकृति है। इरोजन कैसे हो रहा है भैया, इरोजन स्क्वाश के द्वारा हो रहा है या बैकवाश के द्वारा हो रहा है, ठीक, क्लियर। और उसके बाद में हेडलैंड भी होता है। देखो हेडलैंड इरोजन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर को है आपका, नेचुरल आर्क है, स्टैक है, स्टंप है, ठीक। ये सारी स्थलाकृतियां बनती हैं। आओ समझ लेते हैं थोड़ा सा इसको कि कैसे इन स्थलाकृतियों का निर्माण हो रहा है। सबसे पहले देखो क्लिफ क्या है, ये समुद्री तट है तो ये ढाल दिखाई दे रहा है, तो समुद्री तट का जो ढाल है, इसका निर्माण जो होता है, यानी कि तट के किनारे का जो ढाल है, सर्वाधिक जो अपर्दन के पश्चात जो आपको सर्वाधिक मात्रा में जो इसका ढाल दिखाई देगा, जो आपका चट्टान का ढाल दिखाई देता है, पार्श्वी ढाल, यही संरचना कहलाती है आपकी क्लिफ, ठीक है। अपर्दन के पश्चात जो समुद्री तट तोड़ करके जो एक ढाल नुमा संरचना बनाई जाती है, वही कहलाती है, तरंगों के द्वारा जो निर्माण किया जाता है वही क्लिफ कहलाती है, ठीक।
अब क्लिफ के साथ नोच क्या होता है? देखो नोच को लोग क्या बोलते हैं? नोच वो है जब तरंगे जो हैं तेजी से टकराती हैं, चूंकि हमने देखा कि जल की गति अधिक होती है, तरंगों की गति भी अधिक रहेगी, ठीक? तो जो श्वास है वो अपर्दन करेगा, तोड़ना शुरू करेगा चट्टानों को, तो तोड़ करके जो खांच बना देता है। अभी सोचो तट पे ही नीचे जो खांच बनी होती है, उसी खांच को ही नौच बोल दिया जाता है। खांच से याद रखना नौच, ठीक? कैसे याद रहेगा? खांच से नौच याद रहेगा। तो पहली क्लिफ संरचना हमने देखी, दूसरा जो नौच संरचना। अब इसी नौच के साथ ही जो मैदानी संरचना दिखाई देती है, जैसे एक बात बताओ, ये तट था, ठीक? ये तट था और इस तरीके से तरंग आ रही थी, ठीक? अब ये देखो खांच बनाया, नौच बना दिया और नौच के साथ में नीचे सरफेस पर ही एक मैदानी रूप संरचना जो बनाई जाएगी, वो मैदानी रूप संरचना ही कहलाती है वेव कट प्लेटफॉर्म, ठीक? क्या कहलाता है? वेव कट प्लेटफॉर्म कहलाता है। क्लियर हुआ? तो अब अपर्दन में क्लिप से संबंधित जो संरचनाएं थी, वो क्लियर हो गई होंगी, ठीक है? अब इसके बाद में आगे चलते हैं, जो हेडलैंड से संबंधित है संरचनाएं, उसमें कैसे निर्माण होता है? देखो यही जो नॉच होता है, जो आपका नेचुरल नॉच है, सॉरी जो आपने ये समझा, ये क्या है यहाँ पर देखो, एक एक करके आराम समझते हैं। हेडलैंड वाले इरोजन को, हेडलैंड वाले इरोजन में को हो गया, नेचुरल आर्क हो गया, स्टैक हो गया, स्टंप हो गया, ठीक? इसका निर्माण कैसे होता है, इसको यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसमें को समझते हैं सबसे पहले कि को क्या है, नेचुरल आर्क क्या है, स्टैक क्या है, स्टैम्प क्या है, ठीक है? तो हेडलैंड यहाँ पर समझते हैं, हेडलैंड कौन सा भाग होता है? जैसे समुद्र का ये तट आपने देखा होगा और समुद्र के तट को आप ऐसे समझ लो, ये शीर्ष भाग है मान लो, ठीक है? कहीं पर जैसे खड़े होकर के आपने देखा कि समुद्र के किनारे का बाहर का जो निकला हुआ भाग है तट का, वो आपका शीर्ष भाग कहलाता है। अब उसी शीर्ष भाग पर होने वाला जो इरोजन है, जो अपर्दन है, वहां पर कौन कौन सी स्थलाकृतियां बन रही है, उनके ये नामकरण है। जैसे समुद्र का जल आता है, अब समुद्र का जल आ रहा है, तो अब समझिए नौच समझ रहे थे, नौच क्या होता है? नौच खांच होती थी ना, तो अब ये शीर्ष में जो ये भाग भीतर की ओर घुसा हुआ होता है, उसको को बोला जाता है, ठीक? जैसे हमने यहाँ पर ऊपर समझा है कि क्लिफ क्या होता है, बोले क्लिफ जो है ऐसा समझो, ये संरचना आपको दिख रही है, तट समझने की कोशिश करना, ठीक? इस तरीके से तट समझना। तो ये दोनों सिरों पर तो ये भैया क्लिफ संरचना हो गई, जो बाहर की ओर निकला हुआ भाग है, या ढलान है, पार्श्व ढलान जहां पर दिख रही है, उत्तल जो ढलान है, उत्तल ढलान की तरह जो दिखाई दे रही है, वो संरचना क्या कहला रही है? क्लिफ कहला रही है। अब क्लिफ में ये बीच का जो भाग है, जहां पर समुद्र के जल के द्वारा, तरंगों के द्वारा जो भाग अंदर की ओर अपरदित कर दिया गया है, तो उस भाग को कहा जाता है को, ठीक है? क्या कहा जाता है? को कहा जाता है। तो दोनों ओर क्या है भैया? शीर्ष स्थल दिख रहा है, तो दोनों ओर शीर्ष स्थल के बीच में जो घुसा हुआ भाग है, जहां पर तरंगों के द्वारा अपर्दन किया गया है, उसको क्या कहा जाता है? को कहा जाता है। अब यहाँ एक चीज और समझना भैया, नेचुरल आर्क क्या है? आर्क तो समझते हो ना, आर्क संरचना कैसी होती है, इस तरीके की होती है कि नहीं? आर्क पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? बोले हाँ भाई आर्क तो पता है ऐसे होता है। अब बोले यहाँ आर्क का निर्माण कैसे होता है? देखो समझो बात को, ये शीर्ष स्थल दिख रहा है, बोले हाँ ठीक है, क्लिफ दिखाई दे रहा है। अब क्लिफ के दोनों ओर यहाँ पर ये समझो, तीनों ओर से, चूंकि यहाँ पर तीनों ओर से, इधर से भी और सामने से भी, हर तरफ से तरंगों का, समुद्री तरंगों का जो बल है वो ज्यादा लग रहा होगा, तो उसके चलते यहाँ पर जो कटाव किया जाएगा, यानी कि जो नौच किया जाएगा, खांच जो बनाई जाएगी, वो दोनों ओर से जब खांच बनेगी, वही दोनों खांच जब आपस में जुड़ जाएगी, थोड़ा 3D में समझने की कोशिश करना, तो दोनों ओर से जब खांच बनेगी तो आर्क रूपी संरचना बनेगी और नीचे से भैया समुद्र का जल नीचे से जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक समझे? तो इस रूप में ही जो आर्क का निर्माण होता है, नेचुरल आर्क का निर्माण, समझ में आया? तो इस रूप में जो नेचुरल आर्क का निर्माण होगा, ये देखो ऐसी संरचना बनी। क्लियर हुआ कि नहीं? नेचुरल आर्क क्लियर हुआ? देखो दोनों साइड से जब होगा, दोनों साइड से जब नॉच बनाई जाएगी, लेकिन यही नॉच नॉच जो है अब ऐसे समझना, ऐसे संरचना बन जाएगी, तो यहाँ से ही जो है पानी आपका इधर से उधर फ्लो कर रहा होगा और ये नेचुरल आर्क का निर्माण हो जाएगा, ठीक? क्लियर हुआ? को क्या है? को भैया जो दोनों ओर शीर्ष स्थल दिखाई दे रहा है और बीच में समुद्री तरंगों के द्वारा जो इरोजन किया गया है, तो को का निर्माण होता है। और नेचुरल आर्क वो है जब दोनों तरफ से नॉच बनते हैं, वही नॉच जब आपस में जुड़ जाते हैं, और जब नॉच आपस में जुड़ जाते हैं तो एक नेचुरल आर्क जैसी जो संरचना दिखाई देती है, उसी को नेचुरल आर्क नाम दिया गया है। फिर स्टैक क्या होता है? देखो स्टैक सीधा समझो कि यहाँ पर आपको जब ये नेचुरल आर्क बन रहा है ना, अब नेचुरल आर्क से ही यही आगे का जो शीर्षखंड दिखाई दे रहा है ना, जैसे ये नेचुरल आर्क बना, ठीक, ये आगे का शीर्षखंड था और ये शीर्षखंड अलग होकर टूटकर अलग हो जाए, ये टूटकर अलग हो जाएगा, तो ये आर्क आपको इस तरीके से नेचुरल आर्क दिखाई देगा। इसके पास ही संरचना आपको ये शीर्ष संरचना जो होगी, मतलब अब आप 3D में देखोगे तो 3D में आपको एक शीर्ष संरचना जो दिखाई देगी, वही कहलाती है स्टैक। और यही स्टैक का आकार जब छोटा होता है तो स्टंप कहलाता है, ठीक? क्लियर? सारे टर्म क्लियर हुए? टर्म क्लियर करते हुए चलना है यहाँ पर। जैसे हेडलैंड से संबंधित अब जो इरोजन होगा, अब हेडलैंड इरोजन कौन सा है भैया? जो शीर्ष है, जो आपका शीर्ष भाग दिखाई दे रहा है, यानी कि जो क्लिफ पार्ट है, दोनों ओर क्लिफ है और बीच में तरंगों के द्वारा जो कटाव किया गया है, वो कहलाता है को। और वही जो शीर्ष स्थल है, शीर्ष पर दोनों ओर से नॉच आपस में मिल जाते हैं और नीचे से जल भैया निकलने लगता है, उसके ऊपर एक आर्क रूपी संरचना बन जाती है। जो आर्क रूपी संरचना है वो नेचुरल आर्क कहलाती है। फिर स्टैक क्या है? यही आर्क रूपी संरचना से जो शीर्ष वाला भाग है वो कटकर अलग हो जाए,
वो कटकर अलग हो जाए तो वही जो कटा हुआ भाग अलग है वो कहलाता है स्टैक, और उसी का छोटा पार्ट जो है, छोटा भाग कहलाता है स्टंप। तो ये इरोजन के बाद में ये स्थलाकृतियों का निर्माण होता है और ऐसे उनके नामकरण किए जाते हैं। और ऊपर जो क्लिफ से संबंधित है, क्लिफ तो पता ही चल गया होगा भैया, उत्तल संरचना जैसी जो ढलान होती है समुद्री तट की, और वहीं पर जो समुद्री तरंगों के द्वारा जो कटाव किया जाता है, तो नीचे भाग जो खांच बनाई जाती है वो नोच कहलाती है, ऊपर जो आपकी ढलान है वो क्लिफ कहलाती है, और वही जो मैदान बनाया जाता है तरंगों के द्वारा वो कहलाता है वेव कट प्लेटफॉर्म। ठीक है, क्लियर। तो स्क्वाश और बैकवाश की जो घटना हो रही है वो समझ में आ रही होगी। तो सर्वप्रथम अभी तो स्क्वाश के द्वारा ही पूरा का पूरा अपरदन जो किया जा रहा है, उसके बाद ही सारी समुद्र तट पर जो चट्टाने हैं उनको तोड़ तोड़कर ये सारी संरचनाएं बनाई जा रही हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब बोले यहीं पर देखो एक घटना, हाँ, इनलेट इनलेट और जियो समझ में नहीं आया होगा ना अभी, हाँ ये शायद छूट गया था। तो इनलेट जियो का निर्माण कब होता है? ये आपको क्लिफ दिख रहा होगा, देखो ये क्लिफ संरचना देखी कुर्सीनुमा संरचना, आरामनुमा कुर्सीनुमा संरचना बनाई जाती है, एकदम ऐसे समझ लो। अब यहीं पर तरंगे अगर तोड़ते हुए अगर क्लिफ पर कहीं सरफेस पर बाहर की ओर निकल आती हैं, यानी कि समुद्री तरंगे चट्टानों को तोड़ते हुए अगर यहाँ कहीं क्लिफ पर बाहर की ओर दिखाई देती हैं, तो ब्लो आउट बोला जाता है इस इफेक्ट को, ब्लो आउट इफेक्ट, यानी कि जहां जल जो है चट्टान के बीच से अचानक से निकलता है कहीं से, तो उसको ब्लो आउट इफेक्ट बोलते हैं। और इसके कारण इस क्लिफ को अपरदित करके इसके अग्रभाग को अलग कर देता है। ठीक, समझने की कोशिश करना। क्लिफ को अगर तोड़कर अलग कर दे तो यहाँ पर जो गर्तनुमा संरचना पाई जाएगी, यानी कि पहले जहां पर क्लिफ मौजूद था जिसको तरंगों ने चट्टानों के बीच से आते हुए सुरंग बनाते हुए तोड़ दिया, तोड़ने के बाद जो गर्तनुमा संरचना पाई जाएगी उस गर्तनुमा संरचना को ही इनलेट या जियो बोल दिया जाता है। ठीक, क्लियर हो गया? सारे टर्म्स अब क्लियर हो गए। तो क्लिफ अभी क्लियर हुआ, हेडलैंड से जो संबंधित जो भी इरोजन के पश्चात जो स्थलाकृतियां बनती हैं वो समझ में आ गई होंगी। अब इसको फिर रिवाइज करेंगे, पहली बार में तो समझते चलना है। फिर आते हैं निक्षेपण से। निक्षेपण कब होता है? स्क्वाश देखा था, स्क्वाश के बाद जो बैकवाश हो रहा है ना, या वेलांचली जो करंट उत्पन्न हो रही है ना, उसके कारण निक्षेपण शुरू होता है ना, डिपॉजिट जो करना शुरू करते हैं अवसादों को। अब उस अवसादों के डिपोजिशन में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं, आओ समझते हैं अब। तो समुद्री तरंगों में जब बैकवाश होता है या वेलांचली करंट्स होती हैं, तो इनके चलते ही कौन कौन सी स्थलाकृतियां, सबसे पहले बीच हमने देखा, तो देखो जब ढाल मंद होती है, ठीक, जब ढाल मंद होगी तो मंद होने के कारण स्क्वाश तो चट्टाने तोड़ चुका है, बोले हाँ स्क्वाश चट्टाने तोड़ चुका है। अब बैकवाश क्या कर रहा है? वापस ले जाएगा उस अवसाद को, लेकिन चूंकि ढाल मंद है, स्पीड कम हो जाएगी, तो उन अवसादों को जमा करना शुरू कर देगा तट के किनारे। और वही तट के किनारे जब अवसादों को जमा करता है तो पुलिन का, जिसको बीच बोलते हो आप, ठीक, तो ये देवनागरी में ऐसे ही शब्द लिख सकते हो, बीच सीधा लिख सकते हो, बीच वगैरह पर जहां घूमने जाते हो, हाँ वही बीचों का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है? इन्हीं निक्षेपण के कारण समुद्री तरंगे जब वापस जा रही होती है बैकवाश के रूप में, अब चूंकि बैकवाश की स्पीड कम है, ढाल मंद है, तो जो अवसाद तोड़कर ले जा रही होती है वही किनारे किनारे जमा करना शुरू कर देंगे। तो किनारे किनारे जमा करके जो स्थलाकृति का निर्माण हुआ उसको कहा जाता है बीच। ठीक, क्लियर हुआ? बीच समझ में आया? उसके बाद में स्पिट क्या होता है भाई, समझते हैं, आ जाओ आगे भाई। स्पिट वाला कौन सा पार्ट है? स्पिट या हुक या टोम्बोलो, सारी चीजें अभी समझ में आएंगी। ठीक, इस वाले फिगर को अच्छे से समझ लेना। जैसे वो स्थलाकृतियां, वो कौन सी? वेलांचली करंट के कारण, वेलांचली करंट के कारण आपने ये देखा होगा कि वेलांचली करंट कब बनती थी? जब तिरछी तरंगे जो है, समुद्री तरंगे आती थी, टकराती थी, और पैरेलल में, यानी कि समुद्र तट के पैरेलल में जो करंट उत्पन्न होती है उसको वेलांचली करंट बोलते हैं। ठीक है, तो हमने पहले अभी देखा बैकवाश के कारण जो आपकी स्थलाकृति बन रही है वो तो बीच का निर्माण होगा, लेकिन जो तिरछी तरंगे आ रही थी, अब तिरछी तरंगे पैरेलल में जा रही हैं तो ये भी तो निक्षेपण करेंगी, इनकी भी तो स्पीड कम होगी, ये भी अवसाद लेकर जाएंगी और कहीं जमा करेंगी, बोले बिल्कुल जमा करेंगी। तो जमा करके जिस तट का निर्माण होता है वो कहलाता है अपतट रोधिका, ऑफशोर बार। ठीक है, अपतट रोधिका क्या है? देखो इधर तट है, दिखाई दे रहा है, इधर तट है, और इधर साइड में यहाँ पर अपतट रोधिका, यानी कि जो अवसाद जमा किए गए हैं उसके चलते ही जो आपका तट का, या फिर जो भी आप कह लीजिए संरचना का निर्माण होता है, उसको अपतट रोधिका या ऑफशोर बार बोला जाता है। इसका बेहतरीन उदाहरण है हमारे पास श्रीहरिकोटा। तो श्रीहरिकोटा का निर्माण कैसे हुआ है इस स्थलाकृति का, समझ में आया? कैसे हुआ है? इन्हीं समुद्री तरंगों और वो भी वेलांचली करंट्स के द्वारा ही अवसादों का निक्षेपण कर दिया गया। तट से दूर बीच में तरंगे, यही वेलांचली तरंगे दिखाई देंगी, और इसके बाद आपको थोड़ा दूरी पर यही ऑफशोर बार या अपतट रोधिका दिखाई देती है। ठीक, क्लियर? दूसरा टर्म क्लियर हुआ? पहला निक्षेपण से बना बीच, दूसरा निक्षेपण से बनी जो ऑफशोर बार। अब तीसरा जो स्पिट था, ये कैसे बनती है? देखो अगर यहीं पर आपको, अगर यहीं अवसादों के बाद जो स्थलाकृति बनती है, स्थलाकृति का अगर एक भाग तट से जुड़ा हुआ है, तट से अगर जुड़ा हुआ है तो वो कहलाता है स्पिट। क्या कहलाता है? स्पिट। जैसे उसी स्थलाकृति का अगर तट से जुड़ा हुआ नहीं है, बीच में तरंगे दिखाई दे रही है, वेलांचली तरंगे, तो ऑफशोर बार कहलाएगा, अपतटीय रोधिका कहलाएगा। लेकिन एक भाग अगर इसी अपतट रोधिका का एक भाग अगर तट से जुड़ा हुआ है, तो इस तटीय रोधिका का एक भाग जुड़ गया तो अब इसका नाम बदल गया, नाम हो गया स्पिट। ठीक है, वहीं अगर ये मुड़ जाती है, ऐसे समझ लो स्पिट अगर थोड़ी मुड़ गई तो उसको हुक कहते हैं, क्योंकि ये हुक की तरह देखो संरचना दिखाई दे रही है, इसीलिए इसका नाम रखा गया हुक। और ऐसी संरचना कहां दिखाई देगी? चिल्का झील।
यही हुक जैसी संरचना बनी और यहीं पर जो जल भर गया तो छिलका झील का निर्माण हो गया कि नहीं हो गया। तो इसका उदाहरण भी है हमारे पास और अब समझ में भी आ रहा होगा कि भैया चिल्का झील का निर्माण कैसे हुआ। फिर आते हैं टोम्बोलो क्या होता है? एक टर्म और कौन सा था? टोम्बोलो था। बोले टोम्बोलो जो होता है, एक भाग तो देखो तट से जुड़ा हुआ है और दूसरा भाग किसी आइलैंड से जुड़ा हो, किसी द्वीप से जुड़ा हो, तो उस संरचना को कहा जाता है टोम्बोलो और इसका उदाहरण भी हमारे पास है राम सेतु पुल, ठीक है? तो ज्योग्राफी की भाषा में अगर उसको समझने की कोशिश करोगे, अगर पौराणिक कथाओं में ना जाओ, अगर ज्योग्राफी की भाषा में समझो, तो उसको वैज्ञानिक बोलते हैं कि यह एक टोम्बोलो की संरचना ही है, जिसका एक भाग देखो तट से, भारत के तट से जुड़ा हुआ था और एक भाग इस द्वीप से जुड़ा हुआ था, ठीक? श्रीलंका जो आइलैंड है इससे जुड़ा हुआ था, जो राम सेतु पुल जिसको कहा जाता है, ठीक? तो ये संरचना आपकी जो दिखाई देती है वही आपकी टोम्बोलो कहलाती है। क्लियर? तो जो लैंडफॉर्म्स का निर्माण होता है वो सारे क्लियर हो गए। रिवीजन कर लें एक बार स्पीड में, एक बार स्पीडी रिवीजन करते हैं, सारे जो टर्म्स हैं वो आसानी से समझ में आएंगे। अब बस शांति से एकदम कान लगाकर सुनना है, ठीक है? क्योंकि पहली बार में देखो थोड़ा-सा नए नाम होंगे आप लोगों के लिए, बहुत सारे लोग पहली बार नाम भी सुन रहे होंगे, थोड़ा समझने में भी जटिलता आ रही होगी। अब स्पीडी जब रिवीजन होगा तो खटाखट देखो भी याद होगा। जैसे क्लिफ, सबसे पहले संरचना कौन-सी बनी है? इरोजन से देखते हैं। समुद्र की तरंगें आ रही हैं, तरंगों ने तट को क्या किया? तोड़ना शुरू किया। तट को तोड़ने के साथ ढलान कम हुई, उत्तल ढलान और कुर्सीनुमा संरचना एक दिखाई दी। एक कुर्सीनुमा संरचना, आरामनुमा एक संरचना जो दिखाई देती है, उसमें जो ढलान वाली संरचना होती है, वो समुद्री तट की ढलान संरचना कहलाती है क्लिफ। पहला क्लियर हुआ। दूसरा भैया नीचे इसी क्लिफ की सतह पर, ठीक समझना, इसी क्लिफ के आधार पर, इसी क्लिफ के आधार पर तरंगों के द्वारा जो भैया खांच बनाई जाएगी, ठीक? तरंगों के द्वारा तोड़ तोड़ के जो खांच बना दी जाएगी, गहरी गहरी खांच, उसको बोला जाता है नॉच। क्या कहा जाता है? उस खांच को कहते हैं हम नॉच। और वहीं पर उस नॉच के साथ में पैरेलल में ही नीचे आधार पर ही सरफेस पर एक मैदान बना दिया जाता है, तो उस मैदान को कहा जाता है वेव कट प्लेटफॉर्म, ठीक? अब यही तरंगे अगर तोड़ करके, यही तरंगे सुरंग बनाते हुए अगर सरफेस पर, ऊपर क्लिफ के सरफेस पर चली जाती हैं और सरफेस पर इरोजन करते हुए आगे चल के मान लो भैया इस क्लिफ को ही अलग कर दिया, ठीक? ऐसे क्लिफ को अलग किया और ये पुरानी संरचना हो गई, ठीक? अब ये पुरानी संरचना हो गई तो क्लिफ जब अलग हो जाता है तो यहाँ पर गर्तनुमा जो संरचना बनती है, यही गर्तनुमा संरचना कहलाती है इनलेट और जियो। क्लियर? ये वाली सारी संरचनाएं क्लियर हुई। अब आगे चलते हैं हेडलैंड। हेडलाइट मतलब वही तट का शीर्ष भाग। अब वही तट का जो शीर्ष भाग निकला हुआ होता है जिसको क्लिप बोलते हैं, तो दोनों साइड में तट का शीर्ष भाग है और बीच में यदि कोई भी जैसे तरंगों के द्वारा अपर्दन किया जाएगा, उस अपर्दन को बोला जाता है कोव। क्या कहा जाता है? कोव कहा जाता है। और वही जो शीर्ष भाग निकला हुआ है, तट के दोनों ओर का शीर्ष भाग, बाहर की ओर जो निकला हुआ भाग दिखाई दे रहा है, वहीं पर तरंगों के द्वारा नीचे नीचे नॉच जो बनाए जाते हैं, वो नॉच आपस में जुड़ जाएंगे तो एक आर्क संरचना, 3D में समझना, बनाना कॉपी पे इसी तरीके से। तो उसके बाद जो आर्क संरचना दिखाई देगी, नेचुरल आर्क कहलाती है। और वही आर्क संरचना से अगर शीर्ष वाला भाग जो है, बाहर की ओर निकला हुआ भाग टूट जाता है, अलग हो जाता है, तो जो किनारे का स्तंभनुमा संरचना दिखाई देगा वो स्टैक कहलाएगा। और वही स्टैक जब छोटा भाग होता है उसका छोटा भाई, वही स्टंप कहलाता है। क्लियर? तो हेडलाइन वाला समझ में आया, इरोजन समझ में आया। इरोजन से कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं? ओशनिक, वो क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं निक्षेपण से कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती है यहाँ पर। तो सबसे पहले देखो श्वास वाली चीजें हो चुकी हैं, बैकवास वाली चीजें चलते हैं। बैकवास में और वेलांचली में दो ही रूपों में यहाँ पर निक्षेपण हो रहा था, है ना? दो ही रूपों में यहाँ पर निक्षेपण हमें दिखाई दे रहा था। अब इसमें जो है सबसे पहले बीच, यानी कि जो आपकी बैकवाश है, ये अवसाद लेकर वापस जा रहा होगा, लेकिन भैया स्पीड कम है, ढाल मंद है, वही जमा करना शुरू कर देगा तो बीच का निर्माण हो जाएगा। स्पीड क्या है? स्पीड से पहले समझ लेते हैं ऑफशोर बार क्या है। अब वेलांचली करंट जो है, जब वेलांचली करंट अवसादों का निक्षेपण करेंगी तो बीच में तरंगे दिखाई देंगी, तट, बीच में तरंगे और किनारे फिर निक्षेप करके जो भी संरचना बनाई जाएगी, स्थलाकृति बनेगी, उसको बोला जाता है ऑफशोर बार, अपतट रोधिका। और वही अपतट रोधिका, यानी कि आप समझ लीजिए यही तट रोधिका का एक भाग अगर तट, अब अगर किससे, तट से जुड़ गया, अब बोले तट से अगर एक भाग जुड़ गया तो स्पिट कहलाता है, और वही अगर स्पिट थोड़ी सी मुड़ गई तो हुक कहलाती है। और उस स्पिट का ही ऐसा समझ लीजिए एक पार्ट तट से जुड़ा हुआ है, एक भाग किसी आइलैंड से जुड़ा हुआ है, तो वो टोम्बोलो कहलाता है। ठीक, बताओ अब याद करने में कठिनाई नहीं होगी, रिवीजन में दिक्कत नहीं होगी। और चूंकि ये नाम समझ में आ गए, अगर समझ में आ गए, ये सारी चीजें देखो समझाने की इसलिए कोशिश की है, बहुत टेढ़ा यार शब्द थे और बहुत मुश्किल लग रहा था कि कैसे समझाया जाएगा इसको, ठीक है, क्योंकि बहुत फैक्चुअल चीजें हैं और फैक्चुअल चीजों के साथ में बहुत जानकारी वाली भी चीजें हैं कि भाई बहुत सारी जानकारी इसमें देनी भी है। नहीं क्लियर तरीके से जानकारी दी गई तो समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि एक एक स्थलाकृति के बारे में सटीक चीजें अगर पता होंगी, एक एक दो दो लाइन में वहां लिख के आ जाओगे और ये फिगर बनाकर आ जाओगे तो पर्याप्त हो जाएगा। और ये अगर नहीं जानकारी होगी ना तो आंसर ही नहीं लिख पाओगे इसका। इसमें सीधा सीधा जानकारी का मामला है यार, ठीक है। अगर इससे संबंधित क्वेश्चन आता है, सीधा सीधा फैक्चुअल जानकारी आपके पास होनी चाहिए, आप सीधे वहां पर आंसर लिख सकते हो। अब इसके जैसे समुद्री तरंगों के प्रवाह पर आ गया, प्रभाव पर आया, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे हमें पता है समुद्री तरंगे कौन कौन सी, पवन जनित हैं, ज्वारी हैं, चक्रवाती हैं, सारी तरंगे हैं हमारे पास। तो पवन जनित जो तरंगे होती हैं, इससे अनेक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जो स्थलाकृतियां बनती हैं सारी हमने देख ली, चाहे अपर्दन से बन रही हो, चाहे आपकी निक्षेपण से बन रही हो। दूसरा है ज्वारी तरंगे, जो टाइडल करंट होती हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि जो टाइडल करंट्स होती हैं, यहाँ पर हम विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर लेते हैं। ठीक, तो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन में हम इसका प्रयोग करते हैं टाइडल करंट्स का। तीसरा हम देख रहे हैं कि इसकी जो गतिज ऊर्जा होती है, जो भी करंट्स होती हैं,
इनकी गतिज ऊर्जा का, काइनेटिक एनर्जी का हम प्रयोग कर सकते हैं आवागमन के लिए, यानी कि सामान लाने ले जाने के लिए भी तरंगों का फ्लो जिस ओर होगा उस ओर अगर हम इनका प्रयोग कर सकते हैं तो हम ईंधन की अपने बचत कर सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रभाव ये हमें दिखाई दिया। फिर आगे आता है कि समुद्रों में जो पोषक तत्व होते हैं, जैसे समुद्री जीव हैं, ठीक, तरंगों का प्रवाह के चलते समुद्री जीवों तक बहुत सारे पोषक तत्व, न्यूट्रिशन पहुंचाए जाते हैं, जिसके कारण समुद्री जीवों का भी विकास होता है और हमारी जो डाइवर्सिटी होती है, समुद्री विविधता है, वो भी बढ़ती है। फिर चक्रवाती और सुनामी हमने देख लिया है, इसका प्रभाव एक आपदा के रूप में होता है, कुछ उसके सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं, वो भी सब हम समझ लेंगे। ठीक है, जब डिजास्टर मैनेजमेंट वाला पार्ट करेंगे। ये सारे इसके प्रभाव हैं समुद्री तरंगों के। तो ये सारे प्रभाव तो बहुत आसान है, सबसे कठिन होता है यहाँ पर लिखना स्थलाकृतियों के बारे में। थोड़ा जटिल टॉपिक था, इसको अच्छे से इसलिए समय देकर समझा। और अगर अब समझ में आ गया हो, ठीक, पूरा कंप्लीट करने के बाद अगर अब समझ में आ गया हो तो फिर बताना भाई, कमेंट करके जरूर बताना कि यहाँ पर चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही है, या ऊपर से ही निकल गई हैं। अगर ऊपर से भी निकली होंगी तो फिर एक बार समझाने की कोशिश की जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, अगली स्थलाकृति को देखते हैं। अगली जो स्थलाकृति है, काष्ठ स्थलाकृति है। काष्ठ स्थलाकृति को पहले समझ लो क्या होता है। अगर इसको जान गए, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बन गया, भूमिका क्लियर हो गई, तो फिर इसके जो भी स्थलाकृतियां बन रही हैं वो आसानी से समझ में आ जाएंगी। जैसे जो भी आप समझ रहे हो, जो भी संरचना आपको चट्टानों की संरचना दिखाई दी, अब उस चट्टानों की संरचना में अगर चूना पत्थर की वहां पर चट्टानें होंगी तो आपको वहां पर काष्ठ स्थलाकृति दिखाई देगी। तो सबसे पहली शर्त क्या है, जो भी आपको आवश्यक दशाओं के रूप में इसको चाहे समझ लो, या फिर इसको पहले जैसे आवश्यक दशाओं के रूप में किताबी भाषा पर ना जाओ, बिल्कुल आसान शब्दों में कॉमन सेंस के बेस पर समझो कि जैसे कहीं पर चट्टानी स्थलाकृति दिखाई दे रही है, पहली शर्त यही है कि वहां पर चूना पत्थर की चट्टानें होनी चाहिए। क्योंकि चूना पत्थर की चट्टानें अगर नहीं होंगी तो भैया वो लैंडफॉर्म्स का निर्माण, वो टोपोग्राफी कास्ट कैसे दिखाई देगी? क्योंकि वही चूना पत्थर जो है उसी से संरचना परिवर्तित होगी, उसके केमिकल चेंज होकर के वही गलता है, वही घुलता है, और घुलने के बाद ही कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। अब बोले चट्टान में अगर चूना पत्थर वहां है ही नहीं, चूना पत्थर की चट्टानें है ही नहीं, तो स्थलाकृतियां बनेंगी कहां से? तो सबसे पहली शर्त क्या है, चूना पत्थर की चट्टानें होना। और चूना पत्थर की चट्टानें भी कैसी होना, जैसे ये आपका सरफेस दिखाई दे रहा है, इस सरफेस में संधि युक्त क्षेत्र पर, यानी कि संधि युक्त चूना पत्थर की चट्टानें होनी चाहिए। पूरी की पूरी अगर चूना पत्थर की होगी तो ये तो पूरी चट्टान ही घुल जाएगी। इसकी संधि पर, मतलब जो ज्वाइंट्स होते हैं, उन ज्वाइंट्स पर चूना पत्थर होना चाहिए। अब उन ज्वाइंट्स पर चूना पत्थर होगा तो पानी और CO2, अभी हम उसको समझ लेंगे कैसे, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बोनिक एसिड बोला जाता है, ये मिलकर के कैसे उस चूना पत्थर को घोलने का काम करते हैं। ठीक, तो पहली चीज हो गई कि चूना पत्थर से निर्मित जो चट्टानें होती हैं उसी में आपको काष्ठ स्थलाकृति दिखाई देगी। अब वो काष्ठ स्थलाकृति के लिए आवश्यक जो दशाएं हैं उसको यूं समझो, संधि युक्त जो चूना पत्थर की चट्टानें होती हैं, अब उनकी मोटाई भी ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा, वहां पर कार्बोनेशन भी होना चाहिए। कार्बोनेशन के लिए क्या जरूरी है? जल का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जल के बिना कैसे घुलनशील प्रक्रिया होगी भाई, घोलीकरण कैसे होगा? अब जानो इसको कैसे घुलनशील प्रक्रिया होती है, इसकी एक पृष्ठभूमि है, ये भूमिका समझ लेंगे, फिर जो स्थलाकृतियां बन रही हैं वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। देखो, जैसे ये चट्टान है, ठीक, यहाँ समझने पर फोकस ज्यादा करना। जैसे ये चट्टान की कोई संरचना है, ठीक है, अब बोले ये चट्टान की संरचना है, अब इस चट्टान के ऊपर आपको ज्वाइंट्स पर चूना पत्थर दिखाई दे रहा है। इस चूना पत्थर के ऊपर भैया यहाँ पर चूना पत्थर होता क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट समझो इसको। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये घुलनशील नहीं होता है, पहले समझ लेना बिल्कुल आराम से। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो संधि युक्त चट्टानें होती हैं, ये घुलनशील नहीं होती हैं। फिर भैया घुलनशील कब होता है? बोले जब यहाँ पर आकर जल मिलता है और CO2 मिलता है। तो जल और CO2 जब आता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल जब आता है, इस अघुलनशील पदार्थ के साथ, अघुलनशील तत्व के साथ में ये जब मिलता है आकर के, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाता है। ठीक, जब ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा तो ये घुलनशील होता है। बोले ये घुलना शुरू कर देगा, और ये घुल करके फिर नई नई स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाएगा। समझे शुरू कैसे हुआ, ये प्रोसेस शुरू कैसे हुआ, क्लियर हुआ? तो आवश्यक दशाओं में जरूरी क्या था? बोले ज्वाइंट्स पर कैल्शियम कार्बोनेट को होना, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट होगा नहीं तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा कैसे, और बनेगा नहीं तो घुलेगा कैसे? समझ में आया? उसके बाद मोटाई ज्यादा होनी चाहिए, औसत मोटाई ज्यादा होगी, अगर नहीं ज्यादा होगी तो फिर चट्टान ही घुल जाएगी, है कि नहीं? और फिर कार्बोनेशन होना चाहिए, और कार्बोनेशन के लिए जरूरी क्या है? जल का होना, तभी तो जल और CO2 मिलकर के उसको कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल पाएंगे। क्लियर? तो काष्ठ स्थलाकृतियों के लिए बैकग्राउंड समझ में आया कि कैसे इन स्थलाकृतियों का निर्माण शुरू होता है। अब आते हैं एक एक करके हर एक स्थलाकृति को देखते हैं, समझते हैं कि अपरदन के बाद, निक्षेपण के बाद कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं। तो जैसे सबसे पहले यहां दिखाई दे रहा होगा कि ये देखो वही चट्टान है, और ये संधि दिखाई दे रही होगी। संधियां मतलब क्या है? इन संधियों पर ही कैल्शियम कार्बोनेट पाया जा रहा है, चूना पत्थर पाया जा रहा है। तो ये चूना पत्थर पर आया जल, भैया इधर से जल महोदय आए, कार्बन डाइऑक्साइड मिले, बोले चलो तुमको कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं। और जो घुले, जैसे ही वो घुलना शुरू करेगा तो छोटे छोटे जो छिद्र बन जाते हैं ऊपर, वही कैल्शियम कार्बोनेट जहां से घुलेगा, जैसे ही बाइकार्बोनेट घुलेगा वहां पर छिद्र हो जाएगा। तो जो छोटा छिद्र होता है वो कहलाता है सिंक। क्या कहलाता है? सिंक। ठीक, आराम से समझते चलना, सारी चीजें एक एक टोपोग्राफी समझ में आ जाएगी। तो जो छोटे छोटे छेद बनते हैं वो कहलाते हैं सिंक। वही छेद जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो स्वालो होल कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वालो होल। और वही छिद्र का आकार जब थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो वाला कहलाता है। ठीक, समझ में आया?
तीनों संरचनाएं, तीनों जो स्थलाकृतियां हैं समझ में आई सरफेस के ऊपर। अभी हम सरफेस के ऊपर देख रहे हैं, चट्टान है, चट्टान के ऊपर ज्वाइंट है, ज्वाइंट पर जल आ रहा है, CO2 आ रहा है, उसको कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल रहा है। तो बोले घुलनशील, जैसे ही चूना पत्थर को घुलनशील बना रहा है, घुलनशील बनाते ही जहां पर आप ये संरचना देखोगे ऊपर छिद्र दिखाई देंगे, उसे सिंक बोलेंगे। वही छिद्र जब थोड़े बड़े हो जाएंगे और तेजी से घुलेंगे तो स्वालो होल कहलाएंगे, और तेजी से घुलेंगे तो उवाला कहलाएंगे। इसी उवाला में और इसी सिंक में, ठीक, या स्वालो होल में कोई नदी आती है और नदी आकर के सीधे उसी में गिर जाती है। भाई एक बात बताओ, इस सरफेस पे कोई नदी बह रही थी, ठीक, इस क्षेत्र में जैसे नदी पहुंची और नदी पहुंचते ही देखी, यार उसको क्या पता आगे भैया सिंक है, स्वालो होल है, जो भी है, वो सीधे गिर गई उसी में। अब जब सीधे गिर गई तो क्या है, वही चीज हमें कहलाती है ब्लाइंड वैली। क्या कहलाती है? ब्लाइंड वैली। पीटी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है ये सीधा। यहाँ पर भी देखो संरचना जो स्थलाकृति बन रही, समझ लेना ध्यान से। कोई सिंक में, स्वालो होल में या उवाला में कोई नदी आ रही है, आराम से टहलती हुई चली आ रही है, उसको नहीं पता है आगे भैया सिंक हो सकता है, स्वालो होल हो सकता है, उवाला हो सकता है, खटाक से अंधी होकर के गिर गई। तो ऐसे अंधी होकर गिर गई, इसलिए उसका नाम ही रख दिया गया ब्लाइंड वैली। ठीक, अब उसके बाद में अब आ जाते हैं थोड़ा सा उस सरफेस के नीचे चलते हैं। अब उस सरफेस के नीचे जो भी चूना पत्थर होगा, क्योंकि वो पानी और CO2 के साथ मिलकर के नीचे भी क्या करेगा, नीचे भी कैल्शियम कार्बोनेट बदलना शुरू हो जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट में तो घुलना शुरू हो जाएगा। तो नीचे केव का निर्माण होता है। ठीक है, नीचे जो केव का निर्माण होता है, कंदरा जिसको बोलते हो, तो उन कंदराओं का निर्माण नीचे होता है। और सबसे बड़ी संरचना जो होती है काष्ठ स्थलाकृति में, यही केव की कहलाती है। और केव होती क्या है, नीचे जो चूना पत्थर की चट्टानें होती हैं वही जब घुलती हैं तो वही आपकी केव का निर्माण करती हैं। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो अपर्दन से निर्मित जो जितनी भी स्थलाकृतियां थी, ये चाहे सिंक होल हो, चाहे स्वालो होल हो, उवाला हो, ठीक है, चाहे ब्लाइंड वैली हो, चाहे केव हो, सब क्लियर हो गई, सब समझ में आ गई, पूरी समझ में आ गई होगी। अब आते हैं निक्षेपण। अब निक्षेपण कब होता है, निक्षेपण को समझ लो। हमने प्रोसेस को समझ लिया कि जब कैल्शियम कार्बोनेट था वो तो घुलता ही नहीं है। बोले हाँ नहीं घुलता है भाई। अब उसके बाद कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो बना वो घुलना शुरू करता है। बोले हाँ भाई वो तो घुल गया था, तो सतह पर घुलना उसने शुरू कर दिया। लेकिन जैसे नीचे पहुंचेगा, एक बात बताओ, पानी हमेशा तो रहेगा नहीं कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ में? बोले बिल्कुल नहीं रहेगा। तो पानी तो वाष्पीकरण के साथ उड़ेगा भी? बोले उड़ेगा। जैसे उड़ेगा, पानी साथ छोड़ देगा, CO2 चला जाएगा, तो फिर से दोबारा क्या बन जाएगा, दोबारा से कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। और कैल्शियम कार्बोनेट होता क्या है, बोले है कैल्शियम कार्बोनेट घुलता नहीं है, तो ये जमना शुरू कर देगा। और जैसे ही ये निक्षेपण करना शुरू करेगा, जैसे ये जमना शुरू करेगा, तो जो धरती के नीचे यानी कि उस सतह के नीचे जो संरचनाओं का निर्माण होगा, चूंकि ये केव बन चुकी थी, केव बनी थी, जो गुफा थी, जो कंदरा थी ना, उस केव का निर्माण तो हो चुका था। लेकिन भैया वही घुलनशील जो आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट था, ये कैल्शियम कार्बोनेट में जब बदल जाएगा तो घुलनशील से अघुलनशील में चेंज हो रहा है। अब चेंज होते ही कुछ, अब वो जमना शुरू कर देगा, क्योंकि चूंकि वो घुलना बंद कर देगा, अब जमना शुरू करेगा क्योंकि H2O साथ छोड़ चुका है। तो दोबारा से भैया जब जमकर के जो संरचनाएं बनेगी, वही संरचनाएं आपकी लैंड जो भी काष्ठ स्थलाकृतियां हैं वो सतह के नीचे बनती हैं। और कौन कौन सी स्थलाकृतियां होती हैं, देखो ध्यान से। उसमें एक होती है आपकी स्टेलेक्टाइट, एक होती है स्टेलेग्नाइट, ये पढ़ी होगी सारी, और तीसरी होती है केव पिलर। ठीक है, तो ये कैसे बनती हैं समझो। भैया जल यहां से तो घुल करके नीचे आ चुका है कि नहीं, जल और कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट नीचे आ चुका था, घुल चुका था भैया। तो ये कंदराएं नीचे, केव तो बनी चुकी थी। अब इस केव में जैसे भैया उसने साथ छोड़ा तो ये जमना शुरू हो गई। जमने में जो ऊपर ऊपर समझो, ऊपर से जुड़ी हुई यानी कि आधार से जुड़ी हुई एक संरचना होगी, एक छत से जुड़ी हुई संरचना होगी। तो जो आधार से जुड़ी हुई संरचना है यानी कि इस रूप में जो जमेगा उसको कहते हैं स्टेलेक्टाइट। और सी फॉर होता है सीलिंग फैन, ऐसे याद रखो, सी फॉर सीलिंग फैन होता है। सीलिंग फैन कहां लगाते हैं, छत पे लगाते हैं, तो इससे भी याद रखोगे स्टेलेक्टाइट। ठीक है, स्टेलेक्टाइट में क्या आ रहा है, सी आ रहा है। और स्टेलेग्माइट में क्या होता है, जी फॉर ग्राउंड होता है कि नहीं होता है? बोले जी फॉर ग्राउंड होता है तो स्टेलेग्माइट हो जाएगा, और सी फॉर सीलिंग फैन होता है तो स्टेलेक्टाइट हो जाएगा। अब ये नींद में भी याद रहेगा कि छत से जुड़ी हुई जो संरचना थी, यानी कि छत से जुड़ी हुई संरचना कैल्शियम कार्बोनेट की कौन सी कहलाती है, चूना पत्थर से निर्मित जो संरचना होती है वो कौन सी होती है, काष्ठ स्थलाकृति, वो कहलाती है स्टेलेक्टाइट। और आधार से जुड़ी हुई ग्राउंड से, जी फॉर ग्राउंड मानेगी, स्टेलेग्माइट। तो स्टेलेग्माइट क्या होती है, जो आधार से जुड़ी हुई ये संरचना होती है, स्टेलेग्माइट होती है। और यही स्टेलेक्टाइट यानी कि जो ऊपर से संरचना जुड़ी हुई है और जो आधार से जुड़ी हुई है, यही दोनों अगर आपस में मिल गई तो केव पिलर कहलाती हैं। दोनों आपस में मिल जाएंगी तो पिलर का निर्माण हो जाएगा। पिलर बनता है कि नहीं ऐसे ही? तो दोनों जब जुड़ जाती हैं तो केव पिलर कहलाती हैं। ठीक, केव में बनने वाले पिलर हैं तो इसीलिए केव पिलर नाम दे दिया गया। है आसान कि नहीं आसान? बोले ये तो आसान है, बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। काष्ठ स्थलाकृतियों को फर्जी ही लोड लेते घूमते हो, देखो कितनी आसानी से समझ में आया होगा। आया है समझ में कि नहीं? तो कौन कौन सी स्थलाकृतियां बन रही थी, एक बार रिवीजन करें? हाँ करते हैं भाई, करें, चलो देखो स्पीड में एकदम ऐसे आंख बंद करना और देखना, जो बातें बताई जा रही सुनना खाली। जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानें ऊपर दिखाई दी, ज्वाइंट्स पर, चट्टानों पर ज्वाइंट्स पर कैल्शियम कार्बोनेट दिखाई दिया, वहीं पर जल मिला, CO2 मिला,
घुल कर नीचे चला गया। जैसे ही घुला, घुलने के बाद जो छिद्र हुए तो सिंक होल कहलाए, छिद्र थोड़े से बड़े हुए शैलो होल कहलाए, और बड़े छिद्र हुए तो उवाला कहलाए। और फिर वहीं पर नदी वगैरह कोई आ रही है, नदी आकर के सीधे अगर उसमें गिर जा रही है सिंक शैलो होल में, तो ब्लाइंड वैली कहलाती है। और नीचे जल जा रहा है घुल के, और वही कैल्शियम बाइकार्बोनेट नीचे भैया चूना पत्थर की जो चट्टाने हैं, उन चट्टानों को घुलना शुरू कर देगा। वो सारा का सारा कैल्शियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट में जब बदलेगा, तो वही सारा घुलना जब शुरू करता है तो केव का निर्माण होता है। ये तो हो गई बात जहां तक अपर्दन हो रहा था, इरोजन हो रहा था। अब भैया इरोजन कब खत्म होगा? जब H2O जो है आपका वाष्पीकरण होकर खत्म चला जाएगा, साथ छोड़ देगा, तो दोबारा से उसी स्थिति में आ जाएगा अघुलनशील वाले कैल्शियम कार्बोनेट में। जैसे अघुलनशील वाले कैल्शियम कार्बोनेट में आया नहीं कि वैसे ही नीचे भैया जमना शुरू कर देंगे स्थलाकृतियां। जमने के दौरान यानी कि निक्षेपण की प्रक्रिया जब होगी, तो जो ऊपर आपकी छत से जुड़ी हुई संरचना होगी, जब जमेगी जो संरचना चूना पत्थर की, तो वो कहलाएगी स्टेलेक्टाइट। ग्राउंड से जुड़ी हुई होगी वो कहलाएगी स्टेलेग्नाइट। ठीक है, अब वही स्टेलेक्टाइट स्टेलेग्माइट ये दोनों जब जुड़ जाएंगी तो यही कहलाएंगी केव पिलर। क्लियर? सारा क्लियर? कास्ट स्थलाकृतियां क्लियर? कास्ट टोपोग्राफी पर अब कोई क्लियर कंफ्यूजन तो नहीं? और अगर कंफ्यूजन नहीं है तो फिर मजा आ गया होगा भाई। आगे चलते हैं। अब ग्लेशियर से जो स्थलाकृतियां बनती हैं, लास्ट देखते हैं। इस लेक्चर का ये लास्ट रहेगा कि ग्लेशियर से जो भी लैंडफॉर्म्स का निर्माण हो रहा है, अगर वहां से क्वेश्चन आ जाता है तो उसको कैसे अपने एग्जाम में टैकल करना है। ठीक है, तो इसके साथ ही साथ आपको एक काम और करना है। पवन के द्वारा जो स्थलाकृतियां बनती हैं, अब यार इतनी नदी के द्वारा स्थलाकृतियां, एक फैक्टर पवन भी था ना। देखो इरोजन में पवन के द्वारा स्थलाकृतियां, नदी के द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा, कास्ट स्थलाकृतियां यानी कि चूना पत्थर की जो स्थलाकृतियां हैं, इतनी सारी करा दी हैं। अब एक पवन वाली तो खुद से भी करो ना ढूंढ के। अब समझ तो विकसित हो गई होगी ना कि कैसे इस टॉपिक को तैयार करना है, कैसे एग्जाम में लिखना है हमें। अब पवन वाली स्थलाकृतियों पर खुद से वहां पर आपको ये मटेरियल इतना तैयार कर लेना है, थोड़ा सा अपने आप को मेहनत भी करवानी है भाई। सब कुछ अगर पका पकाया चाहते हो तो फिर ऐसे नहीं चीजें होती हैं। ठीक, कुछ चीजों पर मेहनत भी करो, निकालो भाई। नोट्स इतना है उसको निकालो, और यहाँ जो चीजें सीखो सीखने के साथ निकालो, और चीजें यहाँ पर भी जो बताई जाए, ये जरूरी तो नहीं है परफेक्ट हो, इसमें भी वैल्यू ऐड करते हुए चीजें चलो। वैल्यू एडिशन के बाद में अपने मटेरियल को और स्ट्रांग बना लो। ठीक है, यहाँ कोशिश की जाती है कि बेहतर से बेहतर दिया जाए, लेकिन उससे भी बेहतर हो सकता है, तो उससे बेहतर आप खुद ही बना सकते हो उसको। ठीक है, चाहे कहीं नोट्स पढ़ करके या कहीं पर कुछ भी देख करके किसी भी तरीके से बनाना है, तो उसको और बेहतर करते हुए चला करो, उसी को वैल्यू एडिशन बोला जाता है। ठीक, अब चलते हैं हिमनदी स्थलाकृतियां देखते हैं, यानी कि ग्लेशियर के द्वारा जो स्थलाकृतियों का निर्माण हो रहा होता है। अब अपर्दनात्मक जो कार्य होता है यहाँ भी वही सेम होगा। ठीक, बस यहाँ पर जल गति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ग्लेशियर होगा, तो ग्लेशियर जब टूटेगा और ग्लेशियर के द्वारा जो इरोजन किया जाता है, यानी कि जो चट्टानों को तोड़ा जाता है, असंगठित किया जाता है, तो उन चट्टानों की तोड़ने की घटना को यहाँ प्लकिंग बोला जाता है, जिसको उत्पाटन बोला जाता है। ठीक, वहां पर जो जल गति होती है, उस जल गति की जगह यहाँ नाम अलग है, काम वही है। जैसे वहां जल के द्वारा जो गति करते हुए तोड़ा जाता है चट्टानों को, यहाँ ग्लेशियर के द्वारा जो चट्टानों को तोड़ा जाता है, असंगठित किया जाता है, उखाड़ कर फेंक दिया जाता है, उसको ही बोला जाता है प्लकिंग या उत्पाटन। क्या बोला जाता है? प्लकिंग। फिर तो आगे अपघर्षण और सन्निघर्षण वही सेम है। अपघर्षण में क्या है? ग्लेशियर और अवसाद के कट टकराएंगे, सन्निघर्षण में अवसाद ही आपस में टकराएंगे। तो प्रोसेस तो वही है अपर्दन का। ठीक, इरोजन का प्रोसेस तो वही है। आसानी से समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल। इरोजन अब नींद में भी पूछेगा तो इतनी बार ये रिपीट हो चुकी हैं चीजें, क्योंकि सभी में जो इरोजन की घटनाएं हो रही वो तो सेम होंगी, बस यहाँ एक टर्म चेंज हो जाता है। जैसे हिमनद के द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा जो भी इरोजन किया जा रहा है, सबसे पहले उसको प्लकिंग बोला जाता है, उत्पाटन हिंदी में उत्पाटन बोलते हैं। ठीक है, प्लकिंग भी अगर याद रहेगा तब भी ठीक है। देवनागरी में प्लकिंग भी लिख सकते हो, क्योंकि ज्योग्राफी एक देखो विज्ञान की ही एक शाखा है, इसको आप इंग्लिश में भी देवनागरी लिपि में भी इसको लिखा जा सकता है, और बहुत सारे शब्द होते हैं जो देवनागरी में आ जाते हैं, इसलिए इंग्लिश के जो कीवर्ड बताएं उनको भी ध्यान में रखना है। ठीक, उनको ज्यादा ध्यान में रखना है। फिर आते हैं आगे, बात करते हैं, चूंकि अब यहाँ पर अपर्दन की क्रिया इस तरीके से होती है। अब ग्लेशियर के द्वारा कैसे स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, तो वही दो प्रोसेस होंगे। पहले तो अपर्दन होगा, ठीक, पहले तो इरोजन होगा। इरोजन के बाद कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होगा ये समझेंगे। फिर जो निक्षेपण होगा उसका उस पर, इस निक्षेपण के दौरान कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनेंगी। देखो भैया, ग्लेशियर कहां पर होता है? बोले पहाड़ों पर, ऊपर पर्वतों पर ग्लेशियर का निर्माण होता है। बोले सर्वप्रथम जो सबसे पहले अपर्दन का कार्य होगा, इरोजन किया जाएगा, यानी कि तोड़ा फोड़ा जो जाएगा वो कहां किया जाएगा? बोले पर्वतीय क्षेत्र में किया जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो पर्वतीय क्षेत्र में ही इरोजन होगा। निक्षेपण कहां पर होगा? बोले जब ये पर्वतीय क्षेत्र से जब ग्लेशियर आगे बढ़ते हुए, ये ग्लेशियर आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हुए कहां पहुंचते हैं? बोले आगे बढ़ते हुए जब मैदानी क्षेत्र में पहुंचते हैं तो ये पिघलना शुरू कर देंगे, क्योंकि ऊपर जितना ही होंगे तापमान उतना ही कम होगा, तो बर्फ के रूप में होंगे। नीचे धीरे धीरे आएंगे, अपने साथ अवसाद लेकर आएंगे तोड़ते हुए। ठीक, तोड़ते हुए आएंगे चट्टानों को असंगठित करते हुए, तो अवसाद भी तो लेकर आ रहे हैं। और नीचे जैसे पहुंचेंगे तापमान बढ़ता जाएगा, बढ़ने के साथ ये गलना शुरू कर देंगे। जब गल जाएंगे तो कहीं पर जाकर तो अवसाद जमा करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? बोले हाँ भैया, जो अवसाद जमा करेंगे वही निक्षेपण है, और निक्षेपण के बाद भी कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण करेंगे। बोले बिल्कुल करेंगे, ये तो पूरा प्रोसेस होता है। अब देखते हैं कि अपर्दन जब पहले तोड़ते हैं ये पर्वतीय ढाल को, तो कौन सी संरचनाएं बनाते हैं।
और जब निक्षेपण करते हैं आगे अवसादों का, तब कौन सी संरचनाएं बनाते हैं। तो अपर्दन के दौरान देखो शर्क दिखाई देगा आपको, अरेत दिखाई देगा, फिर आपको पिरामिडल पीक भी दिखाई देगा, यहाँ पर हिमालयी दर्रा दिखाई देगा, ठीक। इसके बाद आपको यू आकार की घाटी, हैंगिंग घाटी और रिबन लेक, ये संरचनाएं दिखाई देती हैं। निक्षेपण में आपको, निक्षेपण देखो कहां पर होगा, पहले घाटी पर होगा, फिर आपका मैदानी क्षेत्र में भी होगा, यानी कि पर्वतीय क्षेत्र में भी होगा, फिर आपका मैदानी क्षेत्र में होगा। तो पर्वतीय क्षेत्र में जो निक्षेपण होता है वह हिमोड़, मोरेंस का निर्माण होता है। फिर आपका मैदानी क्षेत्र में जब होता है तो रासमुटाने, ड्रेमलिन और स्कर, इनका आपको दिखाई देगा स्थलाकृति, इन स्थलाकृतियों का निर्माण होता दिखाई देगा। क्लियर। तो अब जो ग्लेशियर वाला पार्ट है हमने देख लिया कि ग्लेशियर वाले पार्ट में कौन कौन सी स्थलाकृतियां हैं जो इरोजन के बाद बन रही है, कौन कौन सी स्थलाकृतियां हैं जो आपकी निक्षेपण के बाद बन रही है। चलिए आ जाओ एक एक को फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो एक एक करके आ जाओ, समझने की कोशिश करते हैं फिगर के माध्यम से कि जो संरचनाएं बनाई जा रही हैं इरोजन के माध्यम से। ग्लेशियर यानी कि तोड़ फोड़ करके जो संरचनाएं बना रहा है, उसके बाद वही ग्लेशियर जो अवसादों को निक्षेपित करके, निक्षेपण करके जो संरचनाएं बना रहा है, दोनों संरचनाओं को आ जाओ जानते हैं, लैंडफॉर्म्स को जानने की कोशिश करते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में जाते होगे तो पहाड़ों के ऊपर जो ग्लेशियर के द्वारा तोड़ फोड़ की जाती है उसको समझ भी लो, बाई चांस कभी आगे चलकर पर्वतारोही बनना हुआ तब भी चीजें समझ में आएंगी, जानकारी तो कम से कम ले लो आज। जैसे अब आते हैं ग्लेशियर के टॉप से, जैसे जहां पर ग्लेशियर का निर्माण हो रहा होता है, तो वहां से जब ग्लेशियर शुरू करता है नीचे आना, है ना, ग्लेशियर शुरू करेगा नीचे आना, क्यों, ये भी समझ में आता है। हिमस्खलन कब होता है भैया, जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो ग्लेशियर जब नीचे आना शुरू करेगा तो जो चट्टानों को असंगठित करेगा सबसे पहले, तो चट्टानों को तोड़ना शुरू करेगा। तो बोले जो ये पर्वतीय ढाल होती है, इन पर्वतीय ढाल पर जो सबसे पहले चट्टानों को तोड़ता है, तो जो ये संरचना बन रही है, ध्यान से देखो, ये जो संरचना कुर्सी नुमा, आराम नुमा कुर्सी की जो संरचना बन रही है, उस संरचना को ही बोला जाता है शर्क। क्या बोला जाता है, शर्क बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बेसिन का निर्माण हो जाता है कि नहीं। पहले देखो पर्वत जो है इस तरीके से रहा था, ठीक है। अब बोले यहां पर इस भाग को तोड़ना शुरू किया हिमनद ने, तो एक कुर्सी नुमा संरचना बनी, आराम नुमा कुर्सी की संरचना, जिसको नाम दिया गया शर्क का। अब ये जो शर्क है, जो बेसिन है, इसमें आगे पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वत का ऊपरी भाग है, तो यहाँ स्नोफॉल वगैरह भी होगा, बर्फ भी गिरेगी आगे चल करके, ठीक है, ठंड बढ़ेगी, बर्फ गिरेगी, वैसे तो बर्फ गिरती ही रहती होगी। तो बोले यहाँ पर जब बर्फ गिरती है तो उसके बाद इस क्षेत्र में बर्फ भर जाती है, जब बर्फ भर जाती है तो अब बर्फ भरने के साथ में इसके दरारें भी पड़ जाती हैं, तो उसी को बर्ग श्रृंड बोला जाता है, ठीक है। बर्ग श्रृंड भी इस संरचना को बोला जाता है। पर्वतारोही जब जाते हैं, यही जो खांचे बनी होती है ना, जो दरारें बनी होती हैं, इनका ही प्रयोग करते हुए चढ़ने की भी कोशिश करते हैं जब पर्वतों पर ऊपर जाते हैं, टॉप पर जाते हैं, ठीक है। अब पीक पर जब जाना होता है, क्लियर, समझ में आया। तो बोले जो पर्वतों, जो हिमनदों के द्वारा जो चट्टानी असंगठित करके तोड़ी जाती हैं, तो जो संरचना का निर्माण होता है शर्क, कुर्सीनुमा संरचना का निर्माण जो होता है उसे शर्क बोला जाता है। और वहीं शर्क में जब अगर बर्फ भर जाए, उसके बाद जो खांचे वगैरह होते हैं, तो उन पर ही बर्क श्रृंड बोलते हैं उसको। अब बात करते हैं आगे, तो भैया एक बात बताओ, जितने भी पहाड़ होंगे, जितने भी पर्वत होंगे, अगर सभी जगहों पर इसी शर्क का निर्माण हो जाएगा, तो अब ये जैसे ये पहाड़ था ऐसे, ठीक, अब ये ऐसे शर्क बन गया, तो ऊपर जो टॉप है वो तो चुनीला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना, पिरामिड नुमा हो जाएगा। बोले बिल्कुल हो जाएगा। तो उसी पीक को पिरामिडल पीक भी बोला जाता है। तो ये जो ऊपर की पीक है, हॉर्न जिसको बोलते हैं, इसको पिरामिडल पीक भी बोला जाता है। क्लियर, समझ में आया। शर्क नाम समझ में आ गया। शर्क लैंडफॉर्म कहां बनता है, हिमनद के द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा। पिरामिडल पीक कैसे बनती है, यह समझ में आया। अरेत क्या होता है, देखो अरेत अगर एक ही साइड की संरचना ले लो आप, ठीक है, एक ही तल ले लो, जैसे उस पर्वत का एक तल लोगे, तो जो नौ जो वहां पर ये शर्क बनना होता है, तो इस शर्क के जब ये शर्क आपस में मिल जाता है तो एक कटक, धारी नुमा कटक बन जाता है। कटक आप समझते हो ना, कटक की जो संरचना हमने देखी थी महासागरों में, तो उसी कटक नुमा जो संरचना का निर्माण होगा, वही कटक आपका कहलाता है यहाँ पर अरेत। इसका नाम क्या दिया जाता है, अरेत नाम दिया जाता है। तो ये तोड़ते हुए जब शर्क जो है संरचना बनेगी, तो ये ग्लेशियर जो है जैसे ही पर्वतों को तोड़ेगा, पर्वतों को तोड़ने के बाद में जो दो शर्कों के कारण, दो शर्क मिलकर के एक धारी नुमा कटक का निर्माण कर देंगे, ठीक है। तो ये धारी नुमा जो कटक बनता है, उस कटक को ही नाम दिया जाता है अरेत का। अब यही कटक के साथ में एक चीज समझते हैं कि पर्वत के समझो ये दो अलग अलग तल हैं, ठीक, दो अलग अलग पार्श्व तल हैं। अभी विपरीत ढालों की बात हो रही है। अभी एक ही ढाल पर जब दो शर्क बनेंगे, तो दो शर्क मिलकर के एक कटक का निर्माण कर देते हैं। समझने की कोशिश करना, दोनों टर्म यहाँ क्लियर होंगे, अरेत और कौल दोनों क्लियर हो जाएगा। जैसे जब एक ही तल पर जब दो शर्क आपके बनते हैं, वो दो शर्क मिलकर के एक कटक का निर्माण करेंगे, जिसे अरेत कहा जाता है। लेकिन वही तल अगर अलग अलग हैं, विपरीत ढाल वाले हैं, अब विपरीत ढाल पर एक तरफ भैया शर्क इस तरीके से बन रहा है, दूसरी तरफ शर्क बन रहा है, और शर्क आगे बनते बनते इस तरीके से देखो, शर्क ऐसे बनते बनते आपस में जुड़ जाए, तो नीचे तो रास्ता हो गया जाने का, तो नीचे जो रास्ता हो जाता है वही हिमालयी दर्रा का निर्माण हो जाता है। समझ में आया।
तो जैसे इधर से सर्क बना और दोनों तरफ से सर्क बना अलग अलग, जैसे पर्वत है, मान लो ये पर्वत है, दिखाई दे रहा है ना? पर्वत नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ से समझो पर्वत है। एक इस साइड से सर्क बना, एक इस साइड से सर्क बना, और दोनों सर्क आपस में जुड़ गए तो बीच में हो गया रास्ता, और बीच में जो पर्वतों के बीच में रास्ता होता है यही कहलाता है दर्रा, और दर्रा बोले तो यही कहलाता है हिमालयी दर्रा, और इसको नाम दिया जाता है कॉल। क्या नाम होता है भैया? कॉल नाम होता है इसका। ठीक, समझ में आया? तो कॉल, पिरामिडल जो पीक होता है, अरेत, शर्क, सब समझ में आ गया होगा कि ग्लेशियर के द्वारा इन लैंडफॉर्म्स का निर्माण कैसे होता है। ठीक, अब समझते हैं आगे कि यू आकार की घाटी कब बनती है। देखो भाई, यू आकार की घाटी भी समझ लेते हैं। जब यही ग्लेशियर, ये ढाल होती है, ढाल पर इसी ग्लेशियर के द्वारा ही यू आकार की घाटी का निर्माण किया जाता है। ठीक, यहाँ देखो ये दिख रहा होगा, इस तरीके की संरचना बनानी है और इसी ग्लेशियर के द्वारा ही यू आकार की घाटी का निर्माण किया जाता है। ठीक, अपर्दित करते हुए, चट्टानों को अपर्दित करते हुए, और उत्पाटन की जो क्रिया हो रही थी, यहाँ ध्यान रखना, उत्पाटन की क्रिया शुरुआत में समझाया है। जो प्लकिंग की प्रक्रिया होती है, इसी प्लकिंग की प्रक्रिया के दौरान ही ग्लेशियर तोड़ करके यू आकार की घाटी बनाते हैं। यहाँ वी आकार की घाटी नहीं, वी आकार की घाटी कहाँ बनती है? नदी के द्वारा आई आकार की, वही वी आकार की घाटी जब गहरी हो जाती है। कोई पूछे यू आकार की घाटी कहाँ बनती है? बोले ग्लेशियर के द्वारा बनती है। और इसी यू आकार की घाटी में जो आपका ये ढलान होती है, ठीक है, ये जो ढलान होती है ये हैंगिंग वैली कहलाती है। हैंगिंग वैली समझ रहे हो ना? यहीं पर कोई वाटरफॉल अगर दिखाई दे रहा होता है ना, इसी वैली के पास, इसी घाटी के पास में, तो इसी घाटी के पास अगर वाटरफॉल दिखाई देता है तो उसको हैंगिंग वाटरफॉल बोल देते हैं। क्लियर? तो बोले हैंगिंग वैली कहां पर बनती है? इसी यू आकार की घाटी के पार्श्व ढाल पर। ठीक है, जो ढलान होती है, और इसी यू आकार की घाटी के सरफेस में पानी नदी का जाता है, और अगर वहां पर जमा हो जाता है, बोले वहां पर जो पानी जमा होता है, कोई लेक का जो निर्माण होता है, उसे रिबन लेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिबन लेक। क्लियर हुआ? तो ग्लेशियर के द्वारा उत्पाटन की जो क्रिया होती है, इरोजन का जो प्रोसेस होता है, उसमें यू आकार की घाटी का निर्माण किया गया। अब यू आकार की घाटी का जो ढाल है, जो पार्श्व ढाल है, वहां पर हैंगिंग वैली का निर्माण होता है, और उसका जो सरफेस है, जो आधार है, वहां पर पानी अगर जमा हो गया, जो लेक बनती है, उसको रिबन लेक बोला जाता है। क्या बोलते हैं? रिबन लेक। क्लियर? सारी स्थलाकृतियां क्लियर हुई इरोजन के बाद, यानी कि ग्लेशियर तोड़ तोड़ के जो चट्टानों को असंगठित करके तोड़ तोड़ के जिन संरचनाओं का निर्माण कर रहा है, बोले शर्क का निर्माण कब होता है? बोले शुरुआती दौर पे ही जो चट्टानें तोड़ी जाती हैं वो शर्क है। अरेत कौन है भैया? एक ही जगह पर अगर दो शर्क बन जाएंगे, जुड़कर अरेत बना देंगे। कोल क्या है? बोले कोल अलग अलग ढाल पर जो भैया ये जो शर्क है जुड़ जाएंगे, तो जो दर्रा रास्ता निकल जाएगा वही दर्रा आपका कहलाएगा। और ऊपर भैया जब सर्क ज्यादा ही बन जाएंगे, ऊपर तो चुनीला हो जाएगा कि नहीं टॉप? बोले हाँ, हॉर्न जो है वही पिरामिडल जो है पीक कहलाता है। अब बोले यू आकार की घाटी, ये यू आकार की घाटी जब उत्पाटन की क्रिया होगी आगे पहाड़ों पर, तो वहां पर यू आकार की घाटी का निर्माण किया जाएगा। इसी का यहीं पर हैंगिंग वैली दिखाई देगी, यहीं पर आपको सरफेस पर रिबन लेक दिखाई देगी। ठीक है, अपरदन से होने वाली एक एक स्थलाकृति जो निर्मित हो रही है, क्लियर हो गई? आसानी से समझ में आ गई? अब आते हैं निक्षेपण के द्वारा। निक्षेपण मतलब जो अवसाद लेकर हिमनद आ रहे हैं, क्योंकि जो ग्लेशियर होते हैं ये अपने साथ में अवसाद भी लेकर आते हैं। अब जब ग्लेशियर ये गलना शुरू करते हैं, उसे ही हिमोड़ बोला जाता है। ठीक है, मोरेंस जिसको बोलते हैं, तो उसे जब मोरेंस बोलते हैं, अब चूंकि ये मोरेंस क्या होते हैं, ये मोरेंस तो आगे पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में ग्लेशियर जमा करना भी तो शुरू करेंगे, क्योंकि जैसे ही ये गलेंगे, ग्लेशियर जैसे गलेगा, बर्फ खत्म, बचा क्या? अवसाद, वैसे ही निक्षेपित होना वहां पर शुरू हो जाएंगे। एक एक करके समझते हैं। ये हिमोड़ जो है भैया पर्वतीय क्षेत्र में क्या कहलाते हैं? मोरेंस कहलाते हैं। अब जैसे ही कोई घाटी क्षेत्र है, ठीक, यहाँ समझने की कोशिश करना, जैसे ये घाटी क्षेत्र है, ठीक है, ये घाटी क्षेत्र हुआ। अब इसके बाद घाटी क्षेत्र में जैसे ही आगे ये ग्लेशियर लेकर अपने साथ अवसाद जाते हैं, तो किनारे किनारे जो अवसादों का निक्षेपण करना शुरू करेंगे घाटी के, तो वो आपके कहलाते हैं लेटरल मोरेंस। ठीक है, लेटरल मोरेंस मतलब पार्श्विक जो आपका निक्षेपण होता है। वही जो बीच में आपके ये मोरेंस होते हैं, जो बीच में अवसादों का निक्षेपण करेंगे, तो वो आपके कहलाते हैं मीडियम। और वही सरफेस पर, यानी कि बीच में आपका सतह पर जो आपका निक्षेपण करते हैं अवसादों का, जो हिमोड़ आपका जमा होता है, वो कहलाता है सरफेस आपका मोरेंस। ठीक है, तो तीन तरीके के मोरेंस दिखाई देते हैं। हिमोड़, हिमोड़ क्या है? हिम के द्वारा, उस ग्लेशियर के द्वारा ही लाए गए अवसाद, उसे बोलते हैं हिमोड़। और इसका निक्षेपण जब पर्वतीय क्षेत्र में हो रहा है, यानी कि ग्लेशियर जो है पर्वतीय क्षेत्र में ही जब इन अवसादों को जमा करना शुरू करते हैं, तो वो कहलाते हैं हिमोड़, मोरेंस। और ये मोरेंस तीन प्रकार के दिखाई देंगे। जब पार्श्व ढाल पर ही, घाटी के पार्श्व ढाल पर ही कहर करेंगे, निक्षेपित करना शुरू करेंगे अवसादों को, लेटरल मोरेंस। उसके बाद जब मीडियम, यानी कि आपके बीच में ही करेंगे निक्षेपित, तो मोरेंस जो आपका मीडियम मोरेंस कहलाएंगे। और जो सरफेस पर, सतह पर निक्षेपित करना शुरू करेंगे, जमा करना अवसादों को, तो सरफेस मोरेंस कहलाते हैं। ठीक, अभी पर्वतीय क्षेत्र पे हो रहा है। यही निक्षेपण की क्रिया जब मैदानी क्षेत्र में होती है, तो वहां पर आपका नाम बदल जाएगा, आउटवाश प्लेन हो जाता है। क्लियर? अभी आओ समझ लेते हैं कि अभी तो हम पर्वतीय क्षेत्र में देखे कि मोरेंस, हिमोड़ क्या होता है। ठीक, अब मैदानी क्षेत्र पर आते हैं। तो मैदानी क्षेत्र में जो संरचनाएं बनती हैं, जैसे रासमुटाने है, ड्रमलिन है, स्कर है, ये कैसे बनती हैं? देखते हैं भाई ग्लेशियर ये कैसे बनाते हैं। देखो ग्लेशियर एक ओर से आपका, ये देखो समझ में आ रहा होगा कि एक ओर से ग्लेशियर जब गति करते हैं तो स्पीड तेज होती है। ठीक, ग्लेशियर स्पीड तेज होती है, तो यहाँ पर जो बर्फ जमा होती है तो सतह चिकनी होती है। सतह चिकनी होने के कारण इस ओर आपको ढाल भी थोड़ी सी तीव्र दिखाई देगी।
मंद दिखाई देगी, सॉरी, तो ढाल जो मंद दिखाई देती है एक और दूसरी ओर जहां आपको टूटा फूटा ढाल दिखाई देगा। संरचना समझना, जहां आपको एक ओर एकदम आपको चिकनी सतह दिखाई दे, बर्फ जमा दिखाई दे, मैदानी क्षेत्र और जो मैदानी और आपका ये पर्वतीय क्षेत्र, इसके बीच के क्षेत्र में आपको जहां घूमने फिरने जाते होगे, तो वहां पर एक और जहां पर सतह एकदम प्लेन दिखाई दे, ठीक, चिकनी दिखाई दे, दूसरी ओर टूटा फूटा उसका किनारा दिखाई दे, तो उस संरचना को ही बोला जाता है राश मुटाने। क्या बोला जाता है? राश मुटाने। तो दूसरी ओर की संरचना खुरदरी होगी और ढाल तीव्र होगी, असंगठित होगी, ठीक, वहां पर उत्पाटन की क्रिया जो है ज्यादा की जाएगी। अभी यहाँ इरोजन ही हो रहा है, ध्यान रखियो, एक और निक्षेपण हो रहा है, दूसरी ओर इरोजन हो रहा है, अपर्दन हो रहा है। तो ऐसी संरचना को क्या कहा जाता है? ऐसी संरचना को नाम दिया गया है रास मुटाने। ठीक, ग्लेशियर के द्वारा ये काम किया जाता है। एक और ग्लेशियर के द्वारा यहाँ पर बर्फ जमा की जाएगी और यहाँ ढाल मंद होती है, दूसरी ओर यहाँ ढाल तीव्र होती है, यहाँ पर तोड़ा फोड़ा जाएगा। तोड़ा फोड़ा जाने के कारण ही ये सतह भी आपकी खुरदरी रहेगी और ढाल भी ये तीव्र दिखाई देगी। ठीक, समझ में आया? इस संरचना को कहा जाता है रास मुटाने। फिर उसके बाद में जैसे ही और आगे बढ़ोगे तो आगे ग्लेशियर जैसे ही आते हैं तो अब आपको अवसादों का निक्षेपण दिखाई देगा असामान्य रूप से। ठीक है, असामान्य रूप से मतलब कोई ढाल एक समान नहीं, ढाल अलग अलग एकदम होगी और ये एकदम ग्रुप में दिखाई देगी। जैसे जाते भी होगे, जब हिमालयी क्षेत्र में कहीं घूमने जाते हो तो बहुत सारे घास के मैदान दिखाई देंगे, ऊंचे ऊंचे टीले टाइप के दिखाई देते हैं, टीले टाइप के। वो टीले टाइप के क्या होते हैं? वो वही ड्रमलिन होते हैं। ठीक, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। अब ड्रमलिन को जाकर गूगल करना, अब बनाना कैसे एग्जाम में ऐसे बनाना है, लेकिन ड्रमलिन को जाकर गूगल करना और देखना, समझ में आएगा। ऊंचे ऊंचे जो ऐसे घास के टीले, जगह जगह पर ऐसे घास के टीले जहां बैठ कर खूब फोटो खिंचवाते हो, तो वही ड्रमलिन है, ग्रुप में आपको दिखाई देंगे हरे भरे, तो वो ड्रमलिन होते हैं। बेसिकली वहां पर ग्लेशियर कभी आया होगा, अपने साथ अवसाद लाया होगा, ग्लेशियर की बर्फ गई गल और गल गई तो केवल अवसाद रह गए वहां पर, तो अवसादों का वहां पर निक्षेपण हुआ। निक्षेपण होने के बाद कई सारी ऊंची ऊंची ऐसी संरचनाएं असामान्य ढाले वाली बनती हैं और कई सारी, चूंकि बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी क्यों बोलते हैं, जैसे बास्केट में आप एग रख दो तो एग का केवल ऊपर का ही भाग दिखाई देता है, वैसे ये भी सारे के सारे ऐसे ही ऊपर वाला जैसे एग का भाग दिखाई देता है, ऐसे ही ये असामान्य ढाल के साथ में आपको जो संरचना दिखाई देती है, समूह में जो दिखाई देते हैं, वो कहलाते हैं ड्रमलिन। ड्रमलिन समझ में आया? ड्रमलिन मैदानी भाग में जब आप घूमने फिरने जाते हो पर्वतीय क्षेत्र में, तो ग्लेशियर के द्वारा वो ड्रमलिन का निर्माण कैसे किया गया है, ये समझ में आ रहा होगा। और इतना समझा दिया है तो अब आसानी से, अब आप जैसे इसकी इमेज देखोगे तो और इजीली क्लियर हो जाएगी। इसकी इमेज जरूर देखनी है, चाहे रास मुटाने की देखनी हो तो रास मुटाने की एक तरफ आपको ऐसे बर्फ, दूसरी ओर आपको इसका तट जो है टूटा फूटा दिखाई देगा, उसे रास मुटाने कहा जाता है। दूसरा जो ड्रमलिन होता है भैया, ऐसे टीले टाइप के, ग्रुप में टीले टाइप के रहते हैं, खूब वहां पर घूमते फिरते हो, तो वो अवसादों का वहां पर निक्षेपण हुआ होगा ग्लेशियर के द्वारा, ग्लेशियर गल गए होंगे और वहां अवसाद जो है जमा हो गए होंगे, और जमा होने के साथ ही उस संरचना को बास्केट ऑफ एक टोपोग्राफी इसलिए बोलते हैं क्योंकि दूर से देखोगे तो एक बास्केट में कई सारे, ऐसा लगेगा अंडे जब रख दिए जाते हैं तो ऊपर का भाग जो अंडों का दिखाई देता है, वैसे इनका भी उठा हुआ भाग दिखाई देता है। ठीक, तो संरचना हो गई ड्रमलिन। फिर एस्कर क्या होती है? देखो, एस्कर जो संरचना होती है, मेड़ देखी है खेतों में, तो जैसे मान लो इधर से ग्लेशियर भैया जा रहे थे, इनकी गति समझ में आई, ग्लेशियर की कोई तो दिशा होगी, तो एस्कर के माध्यम से ऐसे एस्कर अपने साथ अवसाद लेकर गए, ऐसे इस तरीके से अवसाद जमा करते हुए चले जाएंगे, जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे जमा करते हुए चले जाएंगे, तो हमें इन एस्कर के माध्यम से अवसादों अवसादों का निक्षेपण दिखाई देता है और जो ग्लेशियर है उसकी डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो वो जो कटकनुमा संरचना या मेढ़नुमा संरचना जो बनाई जाती है वो एस्कर कहलाती है। इससे ये भी पता चलता है कि ग्लेशियर जो है इस दिशा से आ रहे होते हैं, तो इस रूप में ही आपके ये एस्कर का निर्माण किया जाता है और निक्षेपित करते हुए अवसादों को चले जाते हैं, वो संरचना कहलाती है आपकी एस्कर। एस्कर क्लियर हो गया। अब आ गए हम मैदानी भाग में पूरी तरीके से। मैदानी क्षेत्र में जैसे पहुंचते हैं तो देखो, ये पर्वतीय क्षेत्र से आ रहे हैं, पर्वतीय क्षेत्र में उत्पाटन करते हुए चले आ रहे हैं, उत्पाटन करते हुए ये सारी संरचनाएं बन रही हैं, सर्क, अरेत, पीक, यू आकार की घाटी, हैंगिंग वैली, और फिर जब आपके संक्रमण वाले क्षेत्र में आए तो वहां पर आपको दिखाई दिए क्या क्या भैया, वहां पर जब संक्रमण वाले क्षेत्र में आते हैं तो रासमोटाने दिखाई दिया आपको, ये ड्रमलिन दिखाई दिया, एस्कर दिखाई दिया। अब पूरी तरीके से यहाँ पर जैसे ड्रमलिन, रासमोटाने, एस्कर, ये संरचनाएं दिखाई देंगी। फिर ये आ गए मैदानी भाग में, तो मैदानी भाग में जैसे ही आते हैं तो मैदानी भाग में जो निक्षेपण किया जाता है मैदानों पर, उसको बोला जाता है आउटवाश प्लेन। क्या बोलते हैं? आउटवाश प्लेन बोला जाता है। ग्लेशियर के द्वारा मैदानी भाग में जो अवसादों को निक्षेपित किया जाता है उसे बोलते हैं आउटवाश प्लेन। और जो वहां पर लेक्स होती हैं, जो वहां पर भैया पानी का जमा होता है, झीलें बनती हैं छोटी छोटी, उसे किटल लेक बोलते हैं। और छोटे-छोटे जो आपको द्वीपीय खंड दिखाई देते हैं, ठीक है? छोटे-छोटे उठे हुए भाग जो दिखाई देंगे मैदानी क्षेत्र में, उसे हैमाक बोलते हैं। और मैदानी क्षेत्र में आपको ये सारी घटनाएं, ये सारी संरचनाएं दिखाई दे रही होती हैं। फियोर्ड तट तो पता ही है कि जब यही ग्लेशियर आपके तटों तक पहुंच जाते हैं तो फियोर्ड तट का निर्माण होता है। और फियोर्ड तट पर देखो, यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन कहां से था? फियोर्ड तट से था। और फियोर्ड तट क्वेश्चन किसके अंतर्गत आता है? ग्लेशियर के द्वारा ही जो लैंड फॉर्म्स का निर्माण हो रहा है, और ये लैंड फॉर्म्स मैदानी क्षेत्र में निक्षेपण के पश्चात बनाए जा रहे हैं। तो अब यहां समझ लो, ये सारे पार्ट हो गए इंपॉर्टेंट हमारे लिए। सीधा सीधा अगर हिमनदी स्थलाकृतियों पर आ गया, ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स पर आ गया, ग्लेशियर टोपोग्राफी पर आ गया, तो भैया इनके नाम पता होने चाहिए, इनका निर्माण कैसे होता है, कैसे बनती है संरचनाएं, ये क्लियर होना चाहिए। तो कौन कौन सी संरचनाएं हैं? शर्क, अरेत, पिरामिडल, जो पीक है,
कॉल कॉल है आपका, चाहे यू आकार की घाटी है, ये सारी क्लियर हो गई। फिर मोरान्स क्या होता है भैया, जो जमा किया जाता है, निक्षेपित होता है, उसे मोरान बोला जाता है। अब किनारे किनारे जमा कर दिया तो लेटरल मोरान हो गया, बीच में जमा किया मीडियल मोरान हो गया, सरफेस पर जमा किया सरफेस मोरान हो गया। फिर मैदानी क्षेत्र के पास जैसे पहुंचते हैं वैसे रास मुटाने, यानी कि एक तरफ आपका बर्फ जमा दिखाई देगी, दूसरी तरफ टूटा फूटा उसका किनारा दिखाई देगा, पार्श्वतल जो है टूटा फूटा तीव्र ढाल दिखाई देगी। ड्रमलिन भैया ग्रुप में जो ऊंचे ऊंचे अंडे जैसी संरचना, जो ऊपर से अंडे की संरचना जैसी दिखाई देती है, वैसे ही ऊपर ही असमान ढाल वाली जो ऊंची ऊंची संरचनाएं दिखाई देंगी, वही ड्रमलिन कहलाती है, ग्रुप में रहते हैं समूह में। एस्कर भैया वही जो मेढ़नुमा संरचना बनाई जाती है, यानी कि इससे दिशा तय हो जाती है कि ग्लेशियर की दिशा किस रूप में, और अवसादों का निक्षेपण करते हुए मेढ़े बनाई जाती हैं। ठीक, इसके बाद में जैसे मैदानी क्षेत्र में पहुंचे तो मैदानी क्षेत्र में वहां पर जो संरचनाएं बन रही है उसमें आपकी आउटवॉश प्लेन है, केटल लेक बन रही है, हैमॉक बन रही है। ठीक, क्लियर, सारे ग्लेशियर से निर्मित स्थलाकृतियां क्लियर, कास्ट स्थलाकृतियां क्लियर, इसके पहले सबसे पहले सी वेव्स के द्वारा जो स्थलाकृतियां बनी वो भी क्लियर। तो तीनों लैंडफॉर्म, तीनों टोपोग्राफी हमने समझ ली। अब अगला जो है लेक्चर हम लोग लैंडफॉर्म पर नहीं करेंगे, वैसे पवन के द्वारा अभी ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अपने हिसाब से खुद से तैयार करना है। ठीक, अब देखो ज्योग्राफी में अब जो टॉपिक्स है ना वो स्पीड में कवर होंगे, बहुत जल्दी कवर हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत डिटेल में थे, बहुत कॉन्सेप्ट के साथ इनको समझने की कोशिश करनी थी। और समझने के साथ साथ देखो पीछे जो है ना हर एक टॉपिक यहाँ से जुड़ा हुआ है, चाहे इंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक फोर्स हो, वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। चाहे पीछे इरोजन जो पढ़ लिया वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो पढ़ी थी, आगे जितनी भूकंपी ज्वालामुखी घटना पढ़ी उससे रिलेट हुई थी कि नहीं हुई थी, तो सब पूरा जुड़ा हुआ है जियोमॉर्फोलॉजी में एक दूसरे के साथ में। इसलिए चाहे लैंडफॉर्म्स पढ़े हों, चाहे जियोमॉर्फोलॉजी की जितनी घटनाएं हैं, जितनी स्थलाकृतियां हैं, जितनी फिनोमिना है वो पढ़ी हों, सब कनेक्टेड है एक दूसरे से, बहुत डायनेमिक था। इसको समझना बहुत जरूरी था क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। अब आप लोग बताना ये जियोमॉर्फोलॉजी वाला पार्ट कवर किया है जो हम लोगों ने कंप्लीट किया है, इसको मजा आया कि नहीं आया है, और जो टॉपिक्स यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस पीवाईक्यू उठाकर देख लेना, जो यहाँ से क्वेश्चंस उठाकर पूछे जाते हैं अब उन पर लिखने में सहज महसूस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। चलो फिर लेक्चर आज का खत्म करते हैं, धन्यवाद।